हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हमने राजस्थान के लिए 10 डेज रिवीजन क्रैश कोर्स शुरू किया है, ठीक है, जिसके अंदर हम डे 1 कंप्लीट कर चुके हैं। और डे 1 में हमने किया था आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डे 2, जिसके अंदर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है करने वाले हैं आज की क्लास में। तो जिसने डे 1 कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हो, जिसको क्लास नहीं मिल रही है आप जाओगे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे ही 10 डेज रिवीजन क्रैश कोर्स मिल जाएगा राजस्थान के लिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो 2.5 घंटे की ये क्लास है, ठीक है। और जिसके अंदर जो है हमने पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राजस्थान की जो बुक्स में दे रखे हैं आरबीएसई वाली बुक्स में सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर की हैं। 2.5 घंटे में आपको मजा आ जाएगा। पूरा कंटेंट, यानी कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन से भी बाहर यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके पक्के हो जाएंगे इस एक क्लास से, ठीक है। मेरी बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई सभी बच्चे जो हैं, हाँ जी, कि भाई थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो कि आपको क्लास जो है वो कैसी लग रही है। और प्लीज जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है क्लास को शेयर कर सकते हो। जो बच्चे राजस्थान एग्जाम की या फिर अदर कंप्यूटर साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ क्लास को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 1700 से ज्यादा जो है व्यूज हैं, लेकिन जो है अगर लाइक की बात करें तो 120 लाइक है। यानी कि बच्चे सिर्फ क्लास देखते हैं, लेकिन जो है कमेंट करके थोड़ा सा बता दिया करो क्लास कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है। क्योंकि कमेंट से ही काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपको शायद नहीं हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप कमेंट करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा मन करता है कि और अच्छे से अच्छी क्लास जो है आपके लिए लेकर आए, ठीक है। तो यही छोटा सा जो है मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी। बाकी आप टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एनएस क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर जो है आपको राजस्थान जीके के अभी जो है 1000 के आसपास मैंने जो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पर शेयर किए हैं। राजस्थान की मैराथन आज आपकी आई थी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख लीजिए। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्लस कंप्यूटर के जो भी वन लाइनर हैं उनकी जो पीडीएफ है मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं बात करूँ आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक रीजन बता देती हूँ टॉपिक करने का। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। बेसिक स्ट्रक्चर दे रखा है कंप्यूटर का, यानी कि आपका जो है सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपका मेमोरी है ना, मेमोरी वाला टॉपिक। फिर आपका जो है इसके अंदर जो आपका टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि हम कल वाली क्लास में कवर अप कर चुके हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें हमने जो है एडिशन हम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में कवर अप कर चुके हैं। तो आज जो हम इसके अंदर करेंगे वो आपका जो है सीपीयू और ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। रजिस्टर्स वगैरह भी कंप्लीट मैं आपको करवा चुकी हूँ, बट एक बार फटाफट जो है क्विक रिवीजन अगेन मैं करवा दूंगी ताकि आपका फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। मेमोरी को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी को थोड़ा डिटेल में करेंगे, कैशे मेमोरी, रैम रोम सभी को जो है थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि रैम मेमोरी से आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड फाइल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, तो सभी को जो है एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पर डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि जो ऐसे ही कंप्यूटर के अपडेट और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कल अगर आपने जो है अगर कल वाली क्लास आपने ली है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि भैया जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
या फिर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जो है एस्टेट में, डीएसएसबी में और आपकी अदर जो एग्जाम्स है वहां पर आया है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अभी के अभी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, और सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो आपके जैसे आपके लाइक MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आ जाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, इंटरप्रेटर जो आपके कंपाइलर जो हो गए, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, जो ट्रांसलेटर हैं वो सारे आ जाएंगे। एक होता है आपका यूटिलिटी, यूटिलिटी में आपका डेटा क्लीनअप वगैरह, डेटा डिफ्रेगमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपकी किस में आ जाएंगी, यूटिलिटी वाले में। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो आपका सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है कंबाइन करके, है ना। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आपको बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वैसे तो मैं डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, हम ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यहाँ पे बीच में है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यूजर और हार्डवेयर, हार्डवेयर में आपका मेमोरी, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पर एक नॉर्मल सी मैं बात करूँ, समझ में आया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे के से जो है एक दूसरे का समझ सके, है ना। मतलब यहाँ से आप समझ जाओ इतना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि भैया कंप्यूटर को, कंप्यूटर के जो दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। समझ में आया। हार्डवेयर में क्या क्या आएगा, हार्डवेयर में आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो, जितना भी सीपीयू भी आपका किस में आता है, हार्डवेयर में आता है, ठीक है। जो भी है जिसको भी आप, जो भी जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो सारी चीजें आपकी हार्डवेयर में आ जाएंगी। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ जी, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। बाई चांस अगर आपसे पूछ ले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आएंगी, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपके डिवाइस ड्राइवर हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कंपाइलर, ठीक है, जो आपके जिसको आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर आता है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्वेश्चन आता है कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, सिस्टम है या एप्लीकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए जो ड्राइवर्स हैं, जो डिवाइस के अंदर जो ड्राइवर लगते हैं, वो आपके सिस्टम है या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। कल मैंने ये चीजें नहीं बताई थी, इसलिए मुझे लगा कि एक बार मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, अकाउंटिंग और वेब ब्राउजर। क्वेश्चन आ जाए वेब ब्राउजर आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो भाई आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यूटिलिटी की बात करूँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली तो आपके दो ही टाइप होते हैं, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट जो है आपको कहीं कहीं यूटिलिटी भी दिखाई देता है, तो यूटिलिटी जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, सिस्टम एंड एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इसमें आपका एंटीवायरस आ जाता है, एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, और आपका डिस्क क्लीनअप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्क क्लीनअप, ठीक है। तो ये जो है ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, ये आपके इसमें आ जाएंगे और ये इसमें आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए
कि मे बी अगर आपसे, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी बता चुके, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और जो है हार्डवेयर के बीच में। क्लियर है इतना? अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आपका विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस, ठीक है। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बिल्कुल बेसिक दे रखा है, तो बेसिक दे रखा है तो मे भी बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें मिल जाए, है ना। हाँ जी, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या क्या है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम तीन चीजों के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो 3 टाइप्स में हम इसको बांटेंगे। सबसे पहला है बेस्ड ऑन वर्क, काम के बेस पे, ठीक है। सेकेंड आपका बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस, यूजर जो इंटरफेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड है आपका बेस्ड ऑन यूजर यूज, ठीक है। तो इन 3 तरीकों से जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काम के आधार पे। काम के आधार पे सबसे पहले जो टाइप आती है वो आती है आपकी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, अब देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। बैच मतलब बैच से समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप, क्या हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुप में आपको चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक जो आपकी सिमिलर चीजें होती हैं, जो एक जैसी चीजें होती हैं, लाइक अगर आप जो है जो आपका सीपीयू है, जैसे ये प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर को जैसे अगर मैं आपको एक बोलूँ कि रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, सपोज आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, तो आपको क्या है कि भाई आप एक अपने घर में काम कर रहे हो और आपके घर में जो है 3 फ्लोर है, ठीक है, सबसे नीचे, बीच वाले में और सबसे ऊपर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई पहले जो है ये काम करो, जो मैंने काम बोला है वो नीचे है, फिर मैंने दूसरा काम करो वो सबसे ऊपर करना है, फिर मैंने तीसरा काम बोला वो सबसे ऊपर करना है, ठीक है। और एक इस तरीके से हो कि भाई उसने ग्रुप बना लिया कि जो नीचे नीचे का काम है पहले मैं वो वाला खत्म कर लूँ, फिर जो बीच वाले पोर्शन का काम है फिर मैं वो वाला खत्म कर लेती हूँ, और जो फिर लास्ट वाले पोर्शन वाला काम है वो मैं वो खत्म कर लेती हूँ। यानी कि एक साथ ग्रुप बना लिया कि भाई इसका जो काम है वो एक साथ कर लिया, इसका जो काम है वो एक साथ कर लिया। तो भाई अगर वो अलग अलग फ्लोर पे जो पहले वो इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका टाइम है वो ज्यादा वेस्ट होगा, है ना। और यहाँ पे एक साथ काम करने से जो है आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि सपोज जो है आपको जो है प्लस करना है और माइनस करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो है प्लस करने के और 4 क्वेश्चन माइनस करने के हैं, ठीक है। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो प्लस वाले ऑपरेशन है उनको एक साथ ग्रुप में डाल देता है। एक साथ ग्रुप में डालने से क्या होगा कि भाई जितने भी प्लस वाले ऑपरेशन है सीपीयू के पास पहले वो जाएंगे और वो एक साथ जो है एग्जीक्यूट होंगे, जिससे क्या होगा कि भाई पहले जो है जैसे हम जो काम कर रहे हैं और वही काम एक साथ आता रहे तो वो और जल्दी होता है, स्पीड फास्ट होती है। लेकिन अगर हम अल्टरनेट दूसरा काम तो स्पीड इतनी फास्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर माइनस वाले का हमने एक ग्रुपिंग बना दी एक साथ सारे, है ना। तो ये जो है सारा पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होगा। तो समझ में आया। जो सिमिलर जॉब होती है, अगर डायरेक्ट भाषा में बोले कि जो एक जैसी जॉब है उन सभी का जो है एक ग्रुप बना देना और फिर जो है उनको एग्जीक्यूट करवाना पूरे के पूरे ग्रुप को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डायग्राम से बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे देखो, ये जो है आपका जो है ऑपरेटर है और यहाँ पे आपकी जॉब है। सपोज जो है बैच 1 में मैंने जो 1, 4, 6 और 8 जॉब डाल दी और बैच 2 में मैंने 9, 5, 3, 2, 7 डाल दी, ठीक है। तो ये जो आपका सीपीयू है वो क्या करेगा, पहले जॉब 1 को एग्जीक्यूट करेगा, जो सारी जॉब है उनको एक साथ करेगा, फिर बैच 2 वाली को करेगा। और ये आपके अलग अलग जो है यूजर्स हैं, ठीक है भाई, समझ में आया। अब मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ बैच वाले की, तो एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे मेरा टाइम बच रहा है। मैंने बताया ना कि भाई यहाँ पे टाइम आपका बचेगा। जैसे अगर आप सेम नीचे वाला काम है उसको एक साथ कर लिया, फिर बीच वाले को कर लिया, फिर ऊपर वाले को कर लिया, तो यहाँ से आपकी टाइमिंग बचेगी, है ना। तो टाइम आपका सेव हो गया। एक्टिविटी लाइक लोडिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग ए बैच एग्जीक्यूशन मैनुअल इंटरवेंशन इज नीडेड, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डिसएडवांटेज में मेमोरी लिमिटेशन, मेमोरी जो है वो आपका क्या है, लिमिटेड है।
मेमोरी का साइज कम है, क्योंकि भाई पहले जो था, जो जब स्टार्टिंग में आपकी कंप्यूटर आती थी, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सेकेंड जनरेशन में। क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई कौन सी जनरेशन में आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना शुरू हो गया था। तो जो आपकी सेकेंड जनरेशन थी वहां पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका यूज होना शुरू हो गया था, और पहले जो सेकेंड जनरेशन में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया था। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेमोरी की दिक्कत थी, जो हमें दिक्कत आई ऑपरेटिंग के अंदर, इंटरेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, है ना। इनपुट आउटपुट का इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था डायरेक्टली विद सीपीयू, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सीपीयू जो है वो आपका आइडल रह रहा था, मतलब खाली रह रहा था। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि सबसे ज्यादा यूज करना सीपीयू को, तो वो सबसे अच्छा जो है आपका माना जाता है काम। ठीक है, क्लियर है भाई। तो देखो, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, या ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो भाई ये जो होता है आपका, ये तो क्या होगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कलेक्शन भी होता है, इंटरफेस भी प्रोवाइड कर रहा है, सिस्टम सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, तो सारे ही सारे इसकी क्या है भाई, एक तरीके के काम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल हैंडल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सी एरर जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल करते हैं, पावर फेलियर की। अगर आपके पेपर जो है वो खत्म हो जाए प्रिंटर के अंदर, अगर आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पर भी जो है प्रिंट आउट ले रहे हैं और वहां पर आपके पेजेस जो है वो खत्म हो गए हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में जो है आपको एक मैसेज शो होगा कि भाई पेपर जो है वो खत्म हो गए हैं इस तरीके से। तो ये भी कौन हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कनेक्शन फेलियर इन नेटवर्क, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एरर्स हैं वो हैंडल किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट काफी एग्जाम में आए हैं, तो भी आप भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आया था वो आया था आपका स्पूलिंग का, कि भैया स्पूलिंग क्या होती है। सबसे पहले स्पूलिंग से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपसे जो है यही पूछेगा कि स्पूलिंग है क्या, स्पूलिंग की फुल फॉर्म क्या है। तो स्पूलिंग जो होती है वो साइमल्टेनियसली पैरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन होता है। इसमें जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो रिलेटिवली स्लो होते हैं आपके सीपीयू से। ऑब्वियसली सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट है, और जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपके स्लो हैं। स्पूलिंग जो है वो आपका डेटा स्टोर करते हैं ऑन द डिस्क फर्स्ट। स्पूलिंग जो है, यहाँ पर जो आपका सेकेंडरी मेमोरी का थोड़ा कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो स्पूलिंग क्या करता है, वो आपका डेटा को क्या करता है, स्टोर करवा देता है, एंड सीपीयू इंटरेक्ट विद डिस्क डिजिटल वाया मेन मेमोरी। फिर सीपीयू जो है वो इंटरेक्ट करता है मेन मेमोरी के द्वारा, कंप्यूटर जो है मेन मेमोरी के द्वारा जो है वो इंटरफेस करता है, लाइक कीबोर्ड माउस प्रिंटर, ये सारे के सारे आपके क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्पूलिंग इज कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग इनपुट ऑपरेशन फॉर वन जॉब विद सीपीयू ऑपरेशन ऑफ अदर जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका डिस्क जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी जो है इंट्रोड्यूस हो गई है, और यहाँ पर जो है आपकी मेन मेमोरी आ गई है। और यहाँ पर जो है मेन मेमोरी से आपका सीपीयू, पहले इनपुट डिवाइस स्टोर हो रहे हैं कहाँ पे, डिस्क में, फिर जो है मेन मेमोरी पे जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट सीपीयू को है, और फिर जो है वो सीपीयू का एग्जीक्यूट कर रहा है, और फिर जो है वापस यहाँ आ रहे हैं, और फिर जो है आउटपुट डिवाइस आपको मिल रहा है। समझ में आया, समझ में आया भाई। अब यहाँ पे जो है स्पूलिंग की एडवांटेज क्या है, जो हमारी बैच में जो हमारी डिसएडवांटेज थी वो यहाँ पर जो है स्पूलिंग में जो है कहीं हद तक हमने उसको क्या किया है, ओवरकम किया है। ठीक है, अब एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद सीपीयू, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका मोड, जो आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बैच में आइडल था, मतलब इतना ज्यादा नहीं था, वो हमने स्पूलिंग के अंदर क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, ताकि हम सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा बिजी रहें। ठीक है, रखें। फिर स्पूलिंग में दिक्कत क्या है, यूनि प्रोग्रामिंग की। स्पूलिंग में दिक्कत क्या है, यूनि प्रोग्रामिंग की, एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में लेके जा रहे थे, जिससे जो है आपका सीपीयू फिर भी आपका आइडल था। समझ में आया। सबसे पहले हमने बैच यूज किया, बैच में हमें दिक्कत आई एक तो लिमिटेड मेमोरी की, और एक जो है आपका सीपीयू आइडल था, क्योंकि सीपीयू जो है वो डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्या कर रहा था, इंटरफेस कर रहा था, जिसकी वजह से सीपीयू आपका क्या हो रहा था, आइडल। मोस्ट ऑफ द टाइम ये खाली बैठा था। और बैच का जो है एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो, या फिर इसमें जो हमने इम्प्रूव किया, इसको जो हमने बेहतर बनाया, वो आया आपका स्पूलिंग। स्पूलिंग में क्या हुआ, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू डायरेक्ट इंटरफेस नहीं कर रहा था, हमने एक और एक्स्ट्रा जो है कंसेप्ट लॉन्च किया, जिसमें जो है आपका डेटा पहले वहां पे स्टोर हो रहा था, फिर मेन मेमोरी में आ रहा था, और फिर जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा था।
अब यहाँ पे सीपीयू को हमने कहीं हद तक जो है बिजी तो रखा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आई हमें यूनिक प्रोग्रामिंग की। तो अब हम जो नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और मल्टी प्रोग्रामिंग आपका कौन सी जनरेशन में आया था? तो ये आया था आपका थर्ड जनरेशन में। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो हमने यूज किया आपका थर्ड जनरेशन के अंदर, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अब जो इसकी डिसएडवांटेज है इसको हमने इम्प्रूव किया कहाँ पर भाई? मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसको देखो भाई, हाँ जी, स्पूलिंग क्या होती है? स्पूलिंग का क्वेश्चन देखो। स्पूलिंग हेल्प, बिकॉज स्पूलिंग किसमें जो है हेल्प करती? इट इज मोर सिक्योर, ये ज्यादा सिक्योर है डेटा को असेस करने के लिए। प्रिंट जॉब गो मोर स्मूथली विद लेस स्टॉप एंड गो। द कंप्यूटर इज रिलीज टू अदर थिंग्स वाइल स्टिल प्रिंटिंग। देखो, जब हम प्रिंट करते हैं, अगर आप किसी शॉप पे गए होंगे या फिर आपके घर में प्रिंटर है, तो जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप पेज जो है एक साथ लगा देते हो और फिर जो है आपको प्रिंट आउट मिलते रहते हैं। तो वही है ना कि स्कूलिंग में भी क्या होता है कि आपने जो है डेटा को मेमोरी में स्टोर किया, फिर वो आपका मेन में गया और फिर वो आपका एग्जीक्यूट होता रहा। तो सेम हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्पूल डिवाइसेस। स्पूल डिवाइसेस का एग्जांपल क्या है? लाइन प्रिंटर यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ द नंबर ऑफ जॉब। तो एग्जांपल है किसका? स्पूलिंग का, ठीक है। तो स्पूलिंग की फुल फॉर्म आपको पता ही है कि, ठीक है। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग की, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होता है? हाँ जी, देखो भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग आपका क्या होता है? मल्टी प्रोग्राम यानी कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम को हम कहाँ पर डाल रहे हैं? मेन मेमोरी के अंदर जो है मल्टीपल प्रोग्राम को हम डाल रहे हैं। तो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा सीपीयू को यूटिलाइज कर रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर आना, यानी कि जो आपकी मेन मेमोरी होती है रैम, और उसमें जो है एक टाइम पे हम जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें हम जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स को लेकर आते हैं। जिससे क्या होता है कि सीपीयू आपका आइडल नहीं होता। जो वहाँ पे यूनिक प्रोग्रामिंग की दिक्कत आ रही थी वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल्स प्रोग्राम को कहाँ पर ले आए? मेन मेमोरी के अंदर ले आए, ठीक है। देखो, प्रोसेस जनरली रिक्वायर सीपीयू टाइम। प्रोसेस को जनरली जो है दो टाइम की जरूरत होती है, एक होता है आपका सीपीयू टाइम और एक होता है आपका इनपुट आउटपुट टाइम। यानी कि एक तो प्रोसेस जो है वो आपको सीपीयू को यूज करती है और एक आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करती है, ठीक है। जब प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। परफॉर्म इनपुट आउटपुट at some other event which do not require CPU, then instead of sitting idle, CPU make a context switch and pick some other process, and this idea will continue. CPU never idle unless there is not process ready to execute or time to यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीपीयू जो है, सीपीयू को खाली बैठने का टाइम ही नहीं लग रहा कि भाई जैसे ही प्रोसेस, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये आपकी मेन मेमोरी है और यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम को आप ले आए, ठीक है। सपोज जो है सीपीयू जो है वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब P1 को एग्जीक्यूट कर दे, P1 ने बोला भैया मुझे तो जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करना है, तो ये जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करने चला गया। तो उस टाइम पे जो सीपीयू है, पहले क्या हो रहा था जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज नहीं कर रहे थे, तो सीपीयू क्या कर रहा था? जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रही थी तब तक खाली बैठता था, है ना। अब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर जैसे ही P1 यहाँ पे गया तो P2 जो है वो आपकी कहाँ पर आ जाएगी? सीपीयू के अंदर आ जाएगी और फिर P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। तब तक जो है P1 का काम खत्म हो जाएगा, फिर P1 जो है आपका सीपीयू को यूज कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सीपीयू आपका आइडल नहीं है। अगर एक प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज भी करने तो उस टाइम पे सीपीयू उसका वेट नहीं करेगा, वो उस टाइम पे दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी का साइज बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसमें जो आपकी लिमिटेड प्रोसेस हैं, जो आपकी हमें लगता है कि भाई इनको सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उन कुछ प्रोसेस को हम कहाँ पर ले आते हैं? मेन मेमोरी में ले आते हैं, और जिससे जो है सीपीयू जो है वो आपका एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका सीपीयू है, ये आपकी नंबर ऑफ जॉब्स है और ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो है देखो मैंने कहा अगर J2 जा रहा है और सीपीयू जो है वो J2 को अगर थोड़ा सा यूज करने के बाद जो है J2 को अगर इनपुट डिवाइसेस यूज करने हैं, तो उस टाइम पे जो सीपीयू है, जैसे सपोज सीपीयू ने J4 को ले लिया और उस टाइम पे J4 को एग्जीक्यूट करने लगा, मतलब खाली नहीं बैठा, कहने का मतलब, ठीक है। अब एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई है, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम एक्सपेंडेड टू मल्टीपल यूजर, नाउअडेज लोड इज मोर, ठीक है। क्वेश्चन देखो,
मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टीपल प्रोग्रामिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ लेना, इसलिए थोड़ा सा टाइम देके यहाँ पे समझा रही हूँ। मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड इन मेन मेमोरी, मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस का मेन मेमोरी में होना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है? मैं नॉर्मल आपको समझा देती हूँ। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि भाई एक टाइम पे बहुत सारे काम करना, मतलब जैसे अगर आप जो है, अगर आप अपने लैपटॉप पे बैठे हो या फिर अपने आप जो है पर्सनल कंप्यूटर पीसी पे बैठे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है कि सपोज जो है, जैसे आपने एक साइड जैसे पीपीटी खोली हुई, आपका कुछ काम बना रहे हो, उसके अंदर एक साइड आपने वीएलसी चला रखा, आप जो है गाने सुन रहे हो, ठीक है, MP3 आपने चला रखा है, आप गाने भी सुन रहे हो। एक साइड आपने इंटरनेट चला रखा है, वेब, तो इंटरनेट पे आप कुछ सर्च भी कर रहे हो उसी टाइम पे। फिर एक साइड जो है आप कुछ नोटपैड पे लिख भी रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक टाइम पे बहुत सारी चीजें जो है वो ओपन कर रखी है, यानी कि एक टाइम पे आप मल्टीपल टास्क जो है यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो। तो मल्टीपल टास्क का मतलब है, हाँ जी, तो मल्टीपल टास्क का यहाँ पर मतलब है कि एक टाइम पे जो है सीपीयू बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि सब काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं हो रहे। सीपीयू को अलग अलग को सभी को अलग अलग टाइम दे रहा है। ठीक है, तो देखो, तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग इस जर्नी जो है, मल्टीटास्किंग क्या होता है? प्रिएम्प्टिव होता है कि भाई एक बार एक काम किया फिर दूसरा किया, इस तरीके से। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब बार बहुत जल्दी रिस्पॉन्स हो रहा है, हमें लग रहा है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। और इसका एग्जांपल है राउंड रोबिन। अगर आपने एल्गोरिथम किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, क्योंकि आपने ये सब कुछ कर लिया होगा, है ना। बट फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है मीन्स मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी विद विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे बेस्ड होती है। मल्टीटास्किंग जो है एक टाइम पे एक से ज्यादा काम जो है परफॉर्म करना है एक सिंगल सीपीयू के द्वारा। मल्टीपल सीपीयू नहीं है, एक सिंगल सीपीयू है, वही जो है सारे काम कर रहा है। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग, ये जो है टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस, ये जो है ज्यादा टाइम ले रहा है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लेस टाइम है, क्योंकि वो हर एक को जो है थोड़ा जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। टाइम इज रिड्यूस द सीपीयू आइडल टाइम फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल। द आइडिया इज अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू रन साइमल्टेनियसली वाया टाइम शेयरिंग। ठीक है, मतलब एक साथ बहुत सारी प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो रही है टाइम शेयर करके। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग जो है आपका टाइम शेयरिंग का क्या एक लॉजिकल एक्सटेंशन है, और मल्टीपल जॉब जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है सीपीयू स्विचिंग बिटवीन द। यहाँ पर भी मल्टीटास्किंग में भी क्या है कि एक टाइम पे आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग अगर यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊं मैं, तो देखो, एक टाइम पे आपने वर्ड खोला हुआ है, ईमेल खोला हुआ है, एमएस प्लेयर चला रखा है, ब्राउजर खोल रखा है, तो एक टाइम पे आप बहुत सारे जो है टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, अब देखो लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग दैट इज टाइम शेयरिंग। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम हैज एडवांटेज ऑफ। मल्टीपल प्रोसेस का एडवांटेज क्या है कि भाई थ्रूपुट आपकी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब देखो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक टाइम पे आप मल्टीपल प्रोसेसर को यूज कर रहे हो। मतलब एक टाइम पे आपने बहुत सारी जो है सीपीयू, मतलब यहाँ पहले हम बात कर रहे थे सिंगल सीपीयू की, मल्टीपल प्रोसेसर में यहाँ पर बात कर रहे हैं एक से ज्यादा सीपीयू की, है ना। तो दो या दो से ज्यादा सीपीयू विद सिंगल कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर जो है, ये आपका सिंगल कंप्यूटर, इसमें आपके बहुत सारे जो है पीसीज हैं। ठीक है, क्लोज कम्युनिकेशन शेयरिंग द सिस्टम बस मेमोरी एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। बसेस क्या होती हैं? डेटा बस, एड्रेस बस क्या होता है? आज हम इसे जो है करेंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी करने वाले हैं। डिफरेंट प्रोसेस में रन डिफरेंट सीपीयू जो है टर्न पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, समझ में आया? और मल्टी प्रोसेसिंग को हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है भाई, तो मल्टी प्रोसेसिंग को क्या कहेंगे? पैरेलल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे देखो, ये आपका सीपीयू 1 है, 2 है, 3, इस तरीके से आपके मल्टीपल प्रोसेस लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है हम शेयर कर रहे हैं। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, थ्रूपुट को इंक्रीज कर रहा है, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, बैटरी एफिशिएंट है, थ्रू पैरेलल प्रोसेसिंग है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा ओवरहेड आपका ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और मेन मेमोरी आपको ज्यादा बड़ी चाहिए। ठीक है, simultaneously processing of two or more programs by multiple processes। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा कि भाई दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा जो है वो हो रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोसेस यानी कि एक से ज्यादा सीपीयू जो कि आता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है भाई,
ठीक है। एक होता है आपका ये जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग, ये सब हम यूज करते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमने फोर्थ जनरेशन में हमने इसका यूज करना शुरू किया। और एक ये ऐसा होता है कि इसमें जो कंप्यूटर है, जैसे रियल टाइम, जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई भी मिसाइल वगैरह अगर लॉन्च होनी है तो बिल्कुल यहाँ पे एक फिक्स टाइम की जरूरत होती है, उस टाइम पे आपको पता चल जाता है कि भाई वो काम होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो इसका जो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जो आपके परमाणु रिएक्टर हैं, जो आपके रेलवे, जो आपके वायुयान नियंत्रण है, वहां पे जो है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो रेलवे में, ठीक है, जो आपके वायुयान है वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। और इसमें जो रिस्पांस टाइम है, मतलब जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे समय की बहुत, मतलब एक एक सेकंड की यहाँ पर बहुत कीमत है, ये इसलिए जो है यहाँ पे इसको रियल टाइम कहा जाता है। तो इसको हम फर्दर जो है डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है आपका हार्ड ऑपरेटिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और एक होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो हार्ड जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे टाइम आपका बिल्कुल फिक्स है कि भाई आपने टाइम बोला है कि 8 बजे, तो बिल्कुल एक्यूरेट 8 बजे, उसके बाद ही। यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर आ जाता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम जो है ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो ये थे आपके काम के आधार पे, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी टाइप है, यू बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस। यूजर के इंटरफेस के आधार पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका CUI एंड सेकंड होता है आपका GUI। ठीक है। फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो CUI होता है आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है। और GUI होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। CUI जो होती है वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अब मैं एक बार ऊपर वाले को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नीचे वाले को थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपका CUI होता है वो आपका क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो भी काम करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, वो जो है करेक्टर कमांड के रूप में दिए जाते हैं। मतलब किसके उसमें दिए जाएंगे, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी आप देते हो, जो भी कमांड देते हो, वो सारी की सारी करेक्टर के उसमें दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें क्या होता है कि यूजर को मतलब बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसको जो है हर एक करेक्टर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। यानी कि उसको एक्सपीरियंस काफी अच्छा होना चाहिए यूजर को, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करेक्टर बाय करेक्टर, क्योंकि उसको कमांड याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इसका जो अगर CUI का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल वो है आपका MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका GUI। GUI आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और यहाँ पर जो इसका जो इसका जो इन्वेंशन था वो किसने किया था, जीरोक्स कंपनी ने किया था। ठीक है। ये जो है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, तभी जो है आज बच्चे से बच्चा भी जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन ये जो है वो चला लेता है। ठीक है। तो 1980 के आसपास जो है इसका जो है इन्वेंशन हुआ था। और यहाँ पे अगर मैं GUI का एग्जांपल लूँ, लाइक आपका विंडोज 7, 8, 8.1, 10, विंडो विस्टा, लाइनेक्स, ये सारे आपके एग्जांपल है किसके, GUI के। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है। बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि चीजें हैं क्या। मुझे लग रहा है कि आप अभी तक आपने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन यूजर यूज। यूजर के आधार पे, मतलब यूजर जो यूज कर रहा है उसके उस पे। तो बेस्ड ऑन यूजर यूज, आपको याद होगा कि पहले हम यूज करते थे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है।
यहाँ पे क्या हो रहा था कि सिर्फ एक ही यूजर, एक ही जो बंदा है वो यहाँ पे काम कर सकता था, सिर्फ एक ही बंदा, ठीक है। अब मैं इसका अगर एग्जांपल दूं, एग्जांपल है आपका लाइक MS डोस, मैक ओएस, विंडो 98, ME, विंडो सी, ये सारे एग्जांपल है किसके, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल यूजर जो है इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है विंडो 2000 XP, विंडो XP बहुत ज़्यादा वो हुई थी, विंडो विस्टा 7, 8, 10, 11, ये सारे आपके एग्जांपल है किसके, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आई होप आपको जो टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी तक मैंने जितना करवाया यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं आपके प्रोसेस को कि प्रोसेस क्या है। हाँ जी, प्रोसेस करने से पहले थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में जान लेते हैं। मे बी आपका माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर से क्वेश्चन आ जाए, तो इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है। जो भी एक प्रेजेंट में आपके लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इन सभी में जो है हम किसका यूज कर रहे हैं भैया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और कोई भी जो है इसको इजीली यूज कर सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक आपकी क्या, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और जिसका जो कब आपकी हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को इसको क्या किया गया था, इन्वेंशन की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका जो किसने की थी, इसकी की थी बिल गेट्स और पॉल एलन ने। किसने की थी, पॉल एलन ने, ठीक है। तो ये जो है 1975 में बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने इसकी जो है क्या की थी भाई, इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। अब जो है माइक्रोसॉफ्ट का अगर जो है इसके बताएं कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है भाई वाशिंगटन DC में। कहाँ पे, वॉशिंगटन DC, ठीक है। और अभी अगर एट प्रेजेंट में अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के अगर CEO की बात करें कि जो इसके CEO हैं वो कौन है, कौन है भाई इसके CEO, सत्य नडेला, ठीक है। तो ये इसके क्या है भाई, CEO है, ठीक है। अब देखो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जो है कई तरीके से जो है इसकी बहुत सारी एडवांटेज आप बोल सकते हो, लाइक ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, हार्डवेयर सपोर्ट करता है, इजीली जो है कोई भी यूजर फ्रेंडली है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, मल्टीटास्किंग है, प्लग एंड प्ले है, ये सारी जो है इसकी क्या है, इसकी आप एडवांटेज बोल सकते हो, फीचर्स बोल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि विंडो का जो सबसे पहला वर्जन था वो कब जो है वो आया था। तो विंडो जो है 1.0 सबसे पहले आई थी, जो कि आपका 1985 में आया था। कब आया था, 1985 में आया था, ठीक है। इसके बाद जो है फिर वही है कि जो भी चीज पहले आती है फिर उसमें धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाता है, फिर बाकी चीजें जो है उसमें एड ऑन की जाती है, ठीक है। फिर आपका 2.0 आया 1987 में, फिर आपका 2.03 आया, फिर 3 आया, इस तरीके से। अभी लास्ट में आपका विंडो 11 जो है आपका 2021 में आया था, ठीक है। फिर विंडो 10 2015 में आया था, इस तरीके से विंडो विस्टा, विंडो 7 2009 में आया था। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है उसको कर लेते हैं फटाफट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले देखो प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस की अगर डेफिनेशन की बात करूँ, अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम अगर आपका एग्जीक्यूशन में चला जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। तो प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस जो होती है वो आपकी एक्टिव स्टेट होती है, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हो। जो प्रोसेस, जो आपका प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम आपका क्या होता है, एक पैसिव स्टेट होती है, ठीक है। और जो आपका प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और आपका प्रोसेस क्या हो गया, जब उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में डाल दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है इतना, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो एक प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर देखनी है। तो प्रोसेस बेसिकली जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम मस्ट जो है प्रोग्राम जो है सीक्वेंशियल फैशन में होता है। एग्जाम्पल की बात करो, अगर आप C और C++ में कोई भी प्रोग्राम लिखते हो और आप उसको कंपाइल करते हो
तो कंपाइलर जो है वो क्रिएट करता है बाइनरी कोड, और ओरिजिनल कोड जो है वो आपका बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइनरी कोड आपका क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाती है। ठीक है, तो प्रोसेस आपकी एक एक्टिव एंटिटी है और प्रोग्राम जो है वो आपकी एक पैसिव एंटिटी है। डिफरेंस आ जाए, सिंगल प्रोग्राम में जो है आप बहुत सारे जो है प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल वी ओपन .exe फाइल और बाइनरी फाइल मल्टीपल टाइम, मल्टीपल इंस्टेंस बिगेन, मल्टीपल प्रोसेस आर क्रिएटेड। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम को लोड करोगे मेमोरी के अंदर तो वो आपका क्या बनेगा, प्रोसेस बनेगा। ठीक है, हाँ जी, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस में लोड करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। सबसे पहले होता है आपका स्टैक। स्टैक आपका क्या करता है, स्टैक जो है वो आपका टेम्पररी डेटा को स्टोर करवाता है। ठीक है, टेम्पररी डेटा जो है इसमें शामिल होता है, लाइक आपके इसमें फंक्शन पैरामीटर हो गए, रिटर्न एड्रेस हो गया, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स हो गए, ये सारे आपकी एग्जांपल है किसके, स्टैक के। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट आता है आपका हीप। हीप आपका क्या करता है, किसी भी प्रोसेस के जो आप रन टाइम, जब आप किसी प्रोसेस को रन टाइम जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किसका यूज करते हैं, हीप का। ठीक है, जब भी आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और रन टाइम अगर आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवानी है तो वहां पे जो हम किसका यूज करते हैं, हीप का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे इसके अंदर जो है प्रोसेसर जो आपकी कंटेंट प्रोग्राम, तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर हम करंट जो भी आपकी प्रोसेस की जो करंट एक्टिविटी है वो आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका डेटा। डेटा सेक्शन जो है वो आपका ग्लोबल हो सकता है एंड स्टैटिक वेरिएबल जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल आपका जो है डेटा जो है यहाँ पर आपका होता है। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस के अंदर, जब किसी भी प्रोग्राम को लोड करवाते हो तो प्रोसेस बन जाता है, और उस टाइम पे प्रोसेस में आपकी ये चीजें होती हैं, स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा। स्टैक के अंदर हम टेम्पररी डेटा को स्टोर करवाते हैं, हीप में हम डायनामिक मेमोरी को लोकेट करवाते हैं, टेक्स्ट में आपकी जो भी करंट एक्टिविटी रहती है वो होती है, और डेटा जो है वो आपका ग्लोबल और स्टैटिक डेटा को स्टोर करवाने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी प्रोसेस की, कि भैया प्रोसेस जो है वो होती क्या है ना। प्रोसेस जो है, प्रोसेस सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है वो समझ में आ गया। अब देखो प्रोसेस में टोटल कितनी स्टेट होती है। प्रोसेस का अगर हम डायलेक्ट की जो है डायग्राम की बात करें तो टोटल कितनी स्टेट होती है, 5। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहली होती है न्यू, फिर होती है रेडी, फिर होती है आपकी रनिंग, और फिर होता है आपका टर्मिनेट करना या फिर उसको जो है एग्जीक्यूट करवाना, लास्ट होता है आपका वेट एंड ब्लॉक। इसी तरीके से लिखना है इसको। ठीक है, ये इस तरीके से एरो का बस ध्यान रखना, जो मैं आपको एरो यहाँ पर बताने वाली हूँ बस ध्यान से सुन लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रेडी से रनिंग में गया, रनिंग से रेडी में आए, रनिंग से आपका एग्जीक्यूट हो गया, रनिंग से जो है आप किसमें आए, वेट और ब्लॉक में आए, वेट और ब्लॉक से आप कहाँ पे गए, रेडी में। समझ में आया ये चीजें। जो आपका न्यू है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में, ये सारी प्रोसेस आपकी सेकेंडरी मेमोरी में रहती है। रेडी में जो प्रोसेस आ गई वो आपका मेन मेमोरी हो गया। जो आपका सीपीयू जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं वो भी आपका मेन मेमोरी में होता है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी। और ये जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से यूज करने के लिए प्रोसेस जाती है वेट और ब्लॉक स्टेट में, जो कि आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी रहता है। क्वेश्चन आ जाए कि भैया मेन मेमोरी में कौन कौन सी जो है प्रोसेस होती है, तो मेन मेमोरी में आपका रेडी और रनिंग होता है, क्लियर है भाई, और सेकेंडरी मेमोरी में बाकी होती है। जब भी हम प्रोसेस को न्यू से रेडी में लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट यूज होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, क्योंकि यहाँ पर जो है मेन कुछ जो है जितनी इसकी कैपेसिटी है मेन मेमोरी की, वहां पर जो है हम इतनी प्रोसेस को लेकर आते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे। ठीक है, न्यू से रेडी में लाना, यहाँ पर आपका यूज होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी से रनिंग में जब भी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होती है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और जो भी आपकी प्रोसेस सस्पेंडेड, ब्लॉक और यहाँ पर आपकी जाती है तो वो आपका होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है इतना। अब देखो न्यू जो है, न्यू जो है आपका कोई भी, अब मैंने कहा कि ये सेकेंडरी मेमोरी है तो भाई यहाँ पर आपका जो है प्रोसेस होती है बननी। यहाँ पर आप जो है रेडी के अंदर प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है ताकि वो आपको जो है सीपीयू को असाइन कर सके और उसका एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है, रनिंग में आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, ब्लॉक और वेट में आपकी प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करने के लिए जाती है, कंप्लीशन और जो है टर्मिनेट में आपकी प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाती है। क्लियर है भाई, क्लियर है ये चीजें, हाँ जी, तो ये हो गया। अब देखो ये सब हमने कर लिया है, ये सब हमने कर लिया है। थ्रेड में बताती हूँ आपको थोड़ी देर में क्या होता है, वैसे आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है बट थोड़ा सा बता दूंगी, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है,
हाँ जी, अब ये देख लो एक बार, ये जो प्रोसेस हमने देख लिया, प्रोसेस शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम है वो देख लो। अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम आपका वो होता है जिस टाइम पे आपकी प्रोसेस जो है वो अराइव हो जाए। कंप्लीशन टाइम आपका वो होता है जब आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। बर्स्ट टाइम जो है जितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए जो टाइम लगता है, जितना उसको एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लगता है, वो आपका बर्स्ट टाइम का रहता है। टर्न अराउंड टाइम जो है, जो आपका जो है डिफरेंस होता है बिटवीन कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम। जब आपकी प्रोसेस पहुंची है और जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हुई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम आपका क्या बन जाएगा? टर्न अराउंड टाइम बन जाएगा। ठीक है, वेटिंग टाइम मतलब जितनी देर प्रोसेस ने वेट किया है, यानी कि आपका जो है टर्न अराउंड टाइम माइनस वेट जो है बर्स्ट टाइम, आपका क्या कहलाएगा भाई? वेटिंग टाइम कहलाएगा। ठीक है, और ज्यादातर प्रोसेस का जो है वेटिंग टाइम निकालना ही पूछा जाता है। अगर पूछ ले सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम होता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। कौन सा होता है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। यहाँ पर जो आपका, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपका जो है मिनिमम वेटिंग टाइम आता है। ठीक है, अब देखो, व्हाई डू वी नीड शेड्यूलिंग? शेड्यूलिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? टिपिकल प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ इनपुट एंड सीपीयू टाइम। ठीक है, आप सभी को पता है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और इसी के चक्कर में जो हम प्रोसेस, हमें जो है शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोसेस जो है कभी सीपीयू के पास जाती है, कभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज मैनेज करने के लिए हमें जो है प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज करना पड़ता है। अब ये आपके जो है एल्गोरिथम है, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है ये देख लो, ऑब्जेक्टिव बस यही है प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज करने का, ताकि टर्न अराउंड टाइम को कम किया जा सके, वेटिंग टाइम को कम किया जा सके, और रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके। अब देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जब आपकी प्रोसेस पहले, सबसे पहले जो आ जाएगी उसी को पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में जो सबसे छोटी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एसआरटीएफ जो है वो आपका प्रिएम्प्टिव होता है, यानी कि जो आपका एसडीएफ है उसी का प्रिएम्प्टिव वर्जन हो जाएगा, यानी कि जबरदस्ती प्रोसेस को यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। जबरदस्ती जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको हटा के दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। राउंड रोबिन जो होता है वो आपका एक फिक्स टाइम होता है, सभी को इक्वल टाइम दिया जाता है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ही मतलब रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होता है। प्रायोरिटी बेस्ड, जहाँ जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी लो प्रायोरिटी होगी उसको बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद देखो मल्टी वैल्यू, ये आपके इतना नहीं आएगा। अब देखो सम यूजफुल फैक्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट जो है आपका वेटिंग टाइम होता है, और यहाँ पर जो है आपका एक्सेप्टली व्हेन फर्स्ट जॉब टेक टू मच टाइम। ठीक है, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपकी एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं कॉनवे इफेक्ट। क्वेश्चन आ जाए कॉनवे इफेक्ट की प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर अराइज होती है, तो कॉनवे इफेक्ट जो है वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में आता है। ठीक है, एसडीएफ में जो है आपका, और जो आपका एसआरटीएफ है वहाँ पे जो है आपका स्टारवेशन की प्रॉब्लम अक्कर होती है। कौन सी होती है? स्टारवेशन की। एफसीएफएस में कॉनवे इफेक्ट, और एसडीएफ और एसआरटीएफ में आपका स्टारवेशन। टाइम क्वांटम जो है राउंड रोबिन का ये क्वेश्चन आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन ही है एक तरीके से। ठीक है, अगर आप किसी प्रोसेस का टाइम क्वांटम इंक्रीज कर दो, अगर राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का अगर आप टाइम क्वांटम बढ़ा दो, तो वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही बिहेव करेगा। SGF is optional in term of average waiting time for a given set of process. SGF give minimum average waiting time. SGF जो है वो मिनिमम वेटिंग टाइम जो है वो प्रोवाइड करता है, बट प्रॉब्लम विद SGF इज नो प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ नेक्स्ट जॉब। ठीक है, लेकिन अगली जो है क्वेश्चन आ जाए मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम कौन कैलकुलेट करके देता है, तो SGF। अगर राउंड रोबिन का टाइम बढ़ा देंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह। कॉन्वे इफेक्ट प्रॉब्लम का आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। SGF और SRTF में कौन सी प्रॉब्लम अक्कर होती है? स्टारवेशन। क्लियर है भाई? ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये सब आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये सब आपका है नहीं सिलेबस में। ठीक है, आपका डेडलॉक आ गया है, वैसे नहीं है। अब यहाँ पे मेन अगर डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक में क्या होता है कि भाई जब आपको सारे रास्ते बंद हो जाए, मतलब जब आपको लगे कि भाई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, वो आपका ये होता है। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशन होती हैं डेडलॉक अक्कर होने की। क्वेश्चन आ जाएगी कौन कौन सी 4 नेसेसरी कंडीशन होती है, तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक हैंडल करने के कौन कौन से मेथड हैं? डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक को प्रिवेंट करना और अवॉइड करवाना, डेडलॉक को डिटेक्ट करना और रिकवरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बैंकर्स एल्गोरिथम आपका कहाँ पर आता है? ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो आपका आता है डेडलॉक अवॉइडनेस में, जो है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो स्वैपिंग क्या होती है? स्वैपिंग का क्वेश्चन पूछ लेंगे, जब आपकी मेमोरी जो है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, तो आपका स्वैपिंग कहलाता है।
ठीक है। और ये आपके पार्टीशन है, फिक्स पार्टीशन मतलब हर एक मेमोरी के साइज को फिक्स ब्लॉक में डिवाइड करना। वेरिएबल पार्टीशन मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोसेस को डिवाइड करना। फर्स्ट फिट मतलब जो पहले आएगा उसको पहले एलोकेट कर देंगे। बेस्ट फिट मतलब बिल्कुल बेस्ट की तरह जो उसको ट्रीट करेंगे। वर्स्ट फिट जो सबसे बड़ा साइज होता है उसको दे देते हैं। ठीक है, बाकी आपका है नहीं ये, नहीं तो मैं डिटेल में करवा देती। पेज फॉल्ट आपका क्या होता है? बाई चांस अगर आ जाए क्वेश्चन पेज फॉल्ट क्या होता है, तो पेज फॉल्ट वो है कि सपोज ये आपकी मेन मेमोरी सब जो है सीपीयू जो है मेन मेमोरी में पेज को ढूंढ रहा है और वो पेज उसको मेन मेमोरी में ना मिले, तो वो आपका क्या कहलाता है? पेज फॉल्ट। ठीक है, तो जब आपको जो कोई भी पेज आपको मेन मेमोरी में ना मिले, तो वो आपका क्या कहलाएगा भाई? पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू। अब आपका एक टॉपिक रहता है लास्ट, जिसमें आपका जो है फाइल एंड प्रोसेसिंग फाइल, यही है ना। एक टॉपिक है आपका फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल। ये और कर लेते हैं, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिया, फिर एक बार और क्वेश्चन में करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो एक टॉपिक है आपका फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल। फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल ये आपका दे रखा है ना। सबसे पहले देखो फाइल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम फाइल को ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे भाई? कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे? अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल को ढूंढना हो तो कैसे करोगे? फाइंडिंग फाइल। तो अगर आप किसी भी फाइल को जो है फाइंड करना चाहते हो, फाइल को ढूंढना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी भी फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम में ढूंढ रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है? फाइंडिंग फाइल कहलाता है। ठीक है, अगर आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल को जो है फाइंड कर रहे हो, तो वहां पर के लिए क्या होता है? एक सर्च ऑप्शन होता है। सर्च ऑप्शन होता है और आप फाइल का नाम डालोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको सर्च बॉक्स के द्वारा भी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी फोल्डर या पूरे कंप्यूटर में फाइल को सर्च कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली सर्च बॉक्स से कर सकते हो। फिर या फिर जो आप किसी भी जो है फाइल का या फिर फाइल के एक्सटेंशन से भी, अगर फाइल का जो एक्सटेंशन है उससे भी आप फाइल को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेसिंग फाइल। नेक्स्ट है आपका फाइल प्रोसेसिंग। फाइल को प्रोसेस करना, फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग इसमें क्या होता है कि जितनी भी फाइल्स हैं वो आपकी, हाँ जी, इसमें क्या है कि इसमें जो भी आपकी फाइल है, सपोज कोई फाइल आपकी docx की है, कोई फाइल आपकी जो है एक्सेल की है, कोई फाइल आपकी पावर पॉइंट की है, पीपी, ठीक है, तो जो उसका पीछे जो एक्सटेंशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है फाइल आपकी क्या होती है? ओपन होती है। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर का जो भी फाइल है, रिसोर्स जो भी होता है, वो एक जो आपका जो एक आपका एक अकॉर्डिंग जो एक जैसा जो डेटा है उसको जो है स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है। और फाइल के जो है अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लाइक आपकी फाइल जो है वो टेक्स्ट हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इस तरीके से आपकी अलग अलग फाइल्स हो सकती हैं। ठीक है, जो आपकी फाइल प्रोसेसिंग है वो अलग अलग फाइल को जो है क्या कर सकता है? अपने फाइल को रिट्रीव कर सकता है, फाइल को मैनिपुलेट कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। फाइल प्रोसेसिंग में क्या? फाइल को प्रोसेस करवाना, फाइल को आप किस तरीके से ओपन कर रहे हो, किस तरीके से क्लोज कर रहे हो, किस तरीके से आपकी फाइल ओपन हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका फाइल और फाइल प्रोसेसिंग वाला टॉपिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आपका थोड़ा सा मैं थ्रेड वाला और बता देती हूँ, तो इसके बाद हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड की अगर डेफिनेशन आ जाए तो थ्रेड एक आपकी लाइट वेट प्रोसेस होती है, ठीक है, सीपीयू के अंदर, जिसका खुद का जो है प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि आपका होमवर्क है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। खुद का रजिस्टर होता है, खुद का स्टैक होता है। ठीक है, और स्टैक में हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो थ्रेड शेयर जो है, थ्रेड जो है वो रिसोर्सेज को शेयर करती है। थ्रेड ऑफ द सेम प्रोसेस एंड द कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, फाइल एंड सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है न्यू जो भी आपका नया थ्रेड होता है, चाइल्ड प्रोसेस, आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन मिलेगा ना, तो या तो आपको जो है थ्रेड की डेफिनेशन पूछ लेगा कि भैया थ्रेड होता क्या, एक लाइट वेट प्रोसेस है, और जो है या फिर आपसे पूछ लेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर पूछे तो आपका क्या होता है कि 2n-1 चाइल्ड प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस की अगर n जो है फॉक सिस्टम है, तो उसकी जो कितनी चाइल्ड प्रोसेस जनरेट होंगी, तो उससे 2n-1 जो है वो चाइल्ड जो है वो होंगी। थ्रेड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका यूजर थ्रेड और एक होता है आपका कर्नल थ्रेड। ठीक है, अब एग्जांपल की अगर बात करूं तो जावा थ्रेड POSIX
थ्रेड, एग्जाम्पल विंडो, ये सब इसके जो है एग्जाम्पल है। यूजर थ्रेड आपका क्या होता है थोड़ा सा देख लो। यूजर थ्रेड जो है इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर। अगर मैं बात करूं जैसे कर्नल, अगर मैं यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा जो है ट्रिक के थ्रू बताऊं, आर्मी में आपने कर्नल देखे होंगे, आर्मी में आपने कर्नल की पोस्ट देखी हुई। कर्नल की क्या होती है, मतलब पूरी तरीके से वो एक जो है पूरा जो है सिस्टम को अच्छे से मैनेज करता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास। तो कर्नल थ्रेड इम्प्लीमेंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड कर रहा है, ठीक है। यूजर को भी हम पढ़ेंगे, बट कर्नल को देख लो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कर्नल थ्रेड इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कर्नल थ्रेड को जो है इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लिकेट है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज मोर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। हार्डवेयर सपोर्ट इज नीडेड, ऑब्वियसली कर्नल की पोस्ट है तो पूरा सपोर्ट रहेगा उसको। इफ वन कर्नल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन अनदर थ्रेड कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब अगर हम यूजर की बात करें तो यूजर थ्रेड आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर से इम्प्लीमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई यहाँ पर जो है इसको सपोर्ट नहीं होता जैसे इसको होता है रिकॉग्नाइज यूजर लेवल थ्रेड। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजर थ्रेड इज इजी। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम यहाँ पे कम होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच रिक्वायर्स हार्डवेयर सपोर्ट। इफ वन यूजर, अगर आपका एक यूजर लेवल जो थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाता है तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, इसको ध्यान दो। अगर एक यूजर का लेवल, अगर एक थ्रेड आपका यूजर का ब्लॉक हो जाए तो पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन कर्नल में ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्नल भैया कर्नल लेवल पे उसको पता है, उसने कहा कि भाई मैं कुछ हो जाए लेकिन आपको जो काम है वो कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कर्नल लेवल का थ्रेड ब्लॉक हो जाए तो आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी एग्जीक्यूट, मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है भाई। ओके, क्लियर है भाई। इसी के साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है खत्म, है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपका थोड़ा सा चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका पहला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कौन सी जो है कौन से शब्द से मिलके बना है, लैटिन और इंग्लिश शब्द से मिलके बना है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूट किससे वर्ड डिफाइन हुआ था, कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कि कंप्यूटर को जब पहले बनाया गया था वो कैलकुलेशन के पर्पज से बनाया गया था, ठीक है। अब अगर सबसे पहले बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहला जो कंप्यूटर, सबसे पहला जो है आपका जो डिवाइस बनाया गया था कंप्यूटर के लिए वो कौन सा बनाया गया था, अबेकस। कौन सा बनाया गया था, अबेकस बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था भाई, अबेकस बनाया गया था, जो डिजिटल कैलकुलेशन के लिए था। एक सेकेंड भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए, एक बार मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवा देती हूँ, उसके बाद अपन लोग ये करेंगे, है ना। हाँ जी, एचटीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सभी को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैं आपका कई बार रिपीट करवा चुकी हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, द इंटरवल टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज, मतलब आपने जो है वो आपको बताना है कि आपका इंटरवल, द टाइम ऑफ सबमिशन, जो आपने सबमिट किया है प्रोसेस का और जो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हुई है तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। मैंने बताया था ना कि भाई कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम अगर कर दें तो आपका क्या आ जाता है, टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, सीपीयू फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ। सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन को फैच करता है मेमोरी में से अकॉर्डिंग टू वैल्यू, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्रोग्राम काउंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, प्रोग्राम काउंटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, which file is sequence of byte organized into block understandable by the systems linker। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। बिकॉज ऑफ वर्चुअल द मेमोरी कैन बी शेयर्ड अमंग, मेमोरी जो है वो किसके बीच में शेयर की जाती है, प्रोसेसर्स के बीच में। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सी एरर हैंडल की जाती है, क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा भी चुकी हैं आप लोगों को। तो पावर फेलियर भी की जाती है, लैक ऑफ पेपर प्रिंट एंड कनेक्शन फेलियर, तो सारी की जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखो, विच वन इज द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर आपका कौन सा है, तो कंपाइलर जो है वो आपका ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी आपका ट्रांसलेटर है। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऐसा है जो आपका फंक्शन नहीं है, तो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, डिस्क मैनेजमेंट होता है, फाइल होता है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन नहीं होता।
नेक्स्ट देखो, व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न डाउन स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर इज कॉल्ड। कौन सा लोडर जो है वो लोड होता है वो आपको होता है बूटस्ट्रैप। आगे देखो, विच फाइल कीप कमांड टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्टेड। तो कौन सी फाइल जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है आपकी auto.exe.bat। ठीक है, आगे देखो, मैच करना है आपको आपको ऑप्शन गैंग शेड्यूलिंग, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, फेयर शेयर शेड्यूलिंग। ठीक है, तो गैंग शेड्यूलिंग होती है आपकी थ्रेड शेड्यूलिंग, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग होता है आपका रियल टाइम, और फेयर शेयर होती है आपकी गारंटी, है ना, कि फेयरली जो है आप चीजों को वो कर रहे हो, तो आपका गारंटेड शेड्यूलिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डैश फिनोमेना इज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सम टाइम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेजेस फ्रेम। अगर आप नंबर ऑफ पेजेस फ्रेम को इंक्रीज कर दो तो, और इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, और पेज फॉल्ट को इंक्रीज कर दो, तो फेनोमेना जो है कॉमनली एक्सपीरियंस बाय क्या बन जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम अक्कर हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डैश फेनोमेना इज ऑपरेटिंग सिस्टम इन सम टाइम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम। अगर नंबर ऑफ पेज फ्रेम आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, तो आपकी ब्लडीज एनोमली प्रॉब्लम जो है वो अक्कर हो जाएगी। और अगर अगर आप नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अगर इंक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, और कॉमनली जो आपकी एक्सपीरियंस है वो आपकी कौन सी होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो, अगर आप, ये आपका फ्रेम का साइज है सपोज 3 है। ठीक है, 3 जो फ्रेम का साइज था वो 3 था, और आपके पेज फॉल्ट थे 7। ठीक है, अब जो है आपने जो फ्रेम का साइज है वो क्या कर दिया, 4 कर दिया। फ्रेम का साइज क्या हो गया, 4, और जो पेज फॉल्ट है वो आपके कितने हो गए, 8। तो यानी कि फ्रेम का साइज भी बढ़ा दिया और आपके पेज फॉल्ट भी जो है बढ़ गए, तो वो आपकी कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी ब्लडीज एनोमली प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर अक्कर होती है। ठीक है, किसके अंदर अक्कर होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। आगे देखें, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क टाइम। वैसे ये क्वेश्चन आपके है नहीं एग्जाम में, डिस्क वगैरह के क्वेश्चन नहीं है, तो मैं बस एक छोटा सा चीज समझा देती हूँ। देखो, ये आपकी एक डिस्क है इस तरीके से। ठीक है, ये जो पूरा एक है, ये जो पूरा एक है, ये क्या है, ट्रैक है। और जब मैं इसको एक इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सेक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, और जब आपका हेड जो है वो ट्रैक के पास जाए, जब आपका हेड जो है वो ट्रैक के पास जाए, वो आपका टाइम होता है सीक टाइम। ठीक है, जब आपका हेड जो है वो सेक्टर के पास जाए, तो वो आपका होता है लेटेंसी टाइम, या फिर आपका रोटेशनल टाइम। क्या होता है, रोटेशनल टाइम। तो क्वांटम मैग्नेटिक डिस्क टाइम टेकन मूव द रीड राइट हेड आपका कहाँ पे मूव हो रहा है, ट्रैक की तरफ, तो कौन सा टाइम हो जाएगा, सीक टाइम। ठीक है, और डिजायर्ड सेक्टर की तरफ आपका जाए हेड, तो आपका क्या हो जाएगा, लेटेंसी या फिर रोटेशनल टाइम। तो सीक और लेटेंसी, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर है भाई, बाई चांस आ जाए तो कर देना। ठीक है, वैसे सिलेबस में तो है नहीं, तो ये चीजें आपके सिलेबस में है नहीं, ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम SRTF बताना है, तो SRTF बताना है तो भाई देखो, सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है, P1। तो कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, P1 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, P1 आपकी एग्जीक्यूट हुई कब तक, 20 तक, क्योंकि SJF है, SRTF है या SJF, SRTF होगी, SRTF आपका क्या होता है, प्रीएम्प्टिव होता है। तो सबसे पहले हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को मैंने एग्जीक्यूट किया, 15 टाइम तक मैंने एग्जीक्यूट किया। 15 पे जो है आपका क्या आ गया, P2 भी आ गया, लेकिन इसका टाइम था 5 और इसका था 25। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, भैया P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया 20 तक, फिर मैंने P2 को एग्जीक्यूट किया। P2 को मैंने एग्जीक्यूट किया 30 तक, क्योंकि 30 पे आपकी P3 प्रोसेस पे आ गई। 30 तक मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया, इसका जो टाइम था वो था 15 और इसका था 10, तो ऑब्वियसली मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगी, P3 को। तो फिर मैंने P3 को एग्जीक्यूट किया 40 पे, फिर 40 पे मैंने इसको जो है एग्जीक्यूट किया। फिर जो है फिर वापस से हम किसको करेंगे, P2 पे। P2 को मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 45 पे, लेकिन इसका जो टाइम है वो बचा 10 और इसका है 15, तो ऑब्वियसली किसका छोटा है, P2 का। तो फिर P2 को मैंने फर्दर एग्जीक्यूट किया और लास्ट में मैंने एग्जीक्यूट किया किसको, P4 को। तो P4 आपका 70। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछे, कंसीडर द अराइवल टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम फॉलोइंग प्रोसेस, व्हाट इज द टोटल वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P2, कि P2 प्रोसेस ने कितना वेट किया। तो P2 ने कितना वेट किया है, P2 ने देखो 5 तो यहाँ पे वेट किया, 5 तो यहाँ पे वेट किया। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है P2 ने वेट किया, जब आपकी P3 एग्जीक्यूट हुई 10, तो 10 और 5 15, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं आएंगे भाई क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड आपकी ब्लडीज एनोमली नहीं होती क्योंकि पेज फॉल्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, एफएटी की फुल फॉर्म पूछिए। एफएटी आपका फाइल एलोकेशन, सॉरी फाइल एलोकेशन टेबल होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात कर लेते हैं आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बात कर रखा है बेसिक स्ट्रक्चर की। तो बेसिक स्ट्रक्चर में देखो, कल मैंने आपको सारा बता दिया था वैसे कंप्यूटर का कि भैया कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा से और आपकी इंग्लिश से, किस कौन से वर्ड से निकला है, कंप्यूट से। पहले हमने कंप्यूटर को इन्वेंट इसलिए किया था ताकि हम उस पर कैलकुलेशन करवा सकें, है ना। उसके बाद जो है सबसे पहला जो आपका कंप्यूटर बना था वो आपका एबेकस, एबेकस ही सबसे पहला हुआ था। क्वेश्चन आता है सबसे पहला कौन सा था, तो एबेकस था जो कि चाइना ने बनाया था। और ये जो है इसका जो इसका पूरा का पूरा था, इसकी खोज जो है वो बेबीलोन चीन में हुई थी। ठीक है, और दुनिया में सबसे पहला जो है गणना का जो यंत्र है वो यही है। ठीक है, और जापान में इसको जो है सोरोबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरोबन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पुराना यही है। अबेकस के बाद आपका आया नेपियर बोन, नेपियर बोन। ठीक है, नेपियर बोन 1617 में आया था और इसका भी काम क्या था, कैलकुलेशन करना था। और ठीक है, इसके बाद आया आपका स्लाइड रूल। बस मैं जनरल बता रही हूँ, ऐसे इतना कुछ आएगा नहीं। ठीक है, और इसके बाद आया आपका पास्कल लाइन। तो ये सारे आपके पुराने हैं, ये सारे आपके पुराने हैं। ठीक है, इसका जो पास्कल लाइन जो है, पास्कल वेज अब 1942 से लेके 1964 के बीच में इसका जो है हुआ था। और इसमें जो है कैलकुलेटर में जो है पास्कल लाइन अर्थमेटिक मशीन जो है ऐड की जाती थी। फिर आपका एनालिटिक और डिफरेंस इंजन आया जो कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। तो इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और 1833 में उनका एनालिटिकल इंजन आया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन को आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो चार्ल्स बेबेज हैं वो आपके क्या है, फादर ऑफ जो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। फिर आपका आया मार्क 1। क्या है, मार्क 1। तो मार्क 1 जो है वो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, इसको IBM ने बनाया था। हाँ जी, फिर इसके बाद आपकी 3 चीजें थी। एक था इनैक, ज्यादा नहीं तो इसकी फुल फॉर्म तो कर ही लो, एडसेक। फिर था आपका एडवैक और फिर था आपका यूनिवैक। क्योंकि अभी आपके DSSB के पेपर हुए थे, वहां पे भी इनकी फुल फॉर्म आई थी। तो इनैक की अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। राइटिंग में मत जाना, बस समझ लेना। ठीक है, ये पहला जो है आपका फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और जो कि 1964 में JP एकार्ट और जॉन मैकॉले ने जो है इसको बनाया था। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, इनैक। क्वेश्चन आ जाए तो कर देना। एडसेक, एडसेक जो है वो आपका क्या है, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी थी। तो स्टोरेज की कैपेसिटी के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा था, एडसेक। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, एडवेक आपका क्या है, एडवर्क का जो है जो इसका जिसने बनाया था, किसने बनाया, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक आपका क्या था, यूनिवैक आपका कॉमर्शियल। क्वेश्चन आता है पहला कमर्शियल और व्यापारिक जो है, पहला जो कमर्शियल और बिजनेस के लिए कौन सा कंप्यूटर था, यूनिवैक। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन सा था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहला ऐसा कंप्यूटर जो कमर्शियल और बिजनेस पर्पज के लिए बनाया गया था। ठीक है,
हाँ जी, जनरेशन हम कल कर चुके हैं, सारी जनरेशन आपको याद होंगी। अगर याद है तो भाई यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, होमवर्क देती हूँ सभी बच्चों को एक जनरेशन का, या तो आप टेलीग्राम जो है चैनल पे मुझे जनरेशन का जो है चार्ट टेबल भेज देना, या फिर कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि जनरेशन 1 में कौन सा जो है यूज़ किया जाता है, जनरेशन 2 में क्या यूज़ किया जाता है, 3 में, 4 में, 5 में। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये कल वाली क्लास में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसकी भी अभी मैं कोई रिवीजन नहीं करवा रही, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने कल भी बताए थे आज भी बता देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगती है एग्जाम में आने वाली, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो पहला जो आपका कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें जो हम इनपुट देते थे किसकी हेल्प से देते थे? पंच कार्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से देते थे? पंच कार्ड की हेल्प से। और पंच कार्ड का जो निर्माण था, पंच कार्ड को किसने बनाया था? हरमन होल्ड्रिथ ने। किसने बनाया था? हरमन होल्ड्रिथ ने बनाया था। ठीक है, पंच कार्ड जो है सबसे पुराना जो है मीडियम था इनपुट देने का। इसके बाद जो ट्रांजिस्टर है, क्वेश्चन आ जाए, ट्रांजिस्टर जो है वो किससे बना होता है? तो सेमीकंडक्टर का बना होता है। क्वेश्चन आया भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो निर्माण किसने बनाया था आईसी को? तो आईसी को बनाया था जे.एस. किल्बी ने। किसने बनाया था? जे.एस. किल्बी ने। ठीक है, इसके बाद जिस भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। और जो आपका सीपीयू है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका इंटेल 4004, जिसमें आपका 4 बिट जो है 4 बिट का क्या था? प्रोसेस था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आईसी क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, आपका पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था, पहले हम जो इनपुट देते थे वो किसके उससे देते थे। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है? हाँ जी, कल हमने टाइप्स भी कर ली थी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। एनालॉग कंप्यूटर हम क्यों यूज़ करते हैं? विद्युत के लिए, लंबाई के लिए, इन सारी चीज़ों को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। कंप्यूटर डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में सिग्नल या पल्स ये सब जो दिखाता है वो हमारा किस चीज़ से? एनालॉग कंप्यूटर है ना। तो थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, इन सभी में किसका यूज़ किया जाता है? जो है एनालॉग का। डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आपका जो है 0 और 1 रहता है, इस तरीके से डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस डेटा रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम किसका? डिजिटल कंप्यूटर, ध्यान हो तो हम इसी का करते हैं। तो बाइनरी भाषा जो है ये जो आपका है, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर आपकी कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की भाषा। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर आपके वो होते हैं जो आपके इन दोनों का मिक्सचर होते हैं, लाइक आपका एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर लाइक आपका पेट्रोल पंप, वायुयान, फाइटर, इन सभी में जो हम किसका यूज़ करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ कर चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस आपको मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आ जाए तो कर देना। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सब कुछ कर चुके हैं। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अब यहाँ पे सिर्फ आपको होमवर्क देने का काम रह गया है। सुपर कंप्यूटर क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो वर्ल्ड के जो फादर है सुपर कंप्यूटर में किसको कहा जाता है? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अभी 8% कौन सा है वर्ल्ड में? अभी 8% सुपर कंप्यूटर कौन सा है? और सुपर कंप्यूटर के फादर इंडिया में किसको कहा जाता है? सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। दे देना भाई। ठीक है, और जो आपकी सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड को किस में मापा जाता है? तो बता देना, इसकी फुल फॉर्म भी बता देना। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका बेसिक जो कंप्यूटर की वर्किंग है वो क्या है? तो ये तो सभी को पता है कि आपका प्रोसेस है, और ये आपने इनपुट दी और ये आपने आउटपुट दी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, प्रोसेस में आपकी 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? ALU, CU और आपका रजिस्टर्स। ठीक है, ये चीज़ें हम कल कर चुके थे। ALU क्या होता है, CU क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होता है। CU कंट्रोल यूनिट को हम हर्ट कहते हैं, किसका? कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये हम कल कर चुके हैं। रजिस्टर में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बफर रजिस्टर, आपका प्रोग्राम काउंटर, आपका जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारी चीज़ें हम जो है कल वाली क्लास में कर चुके हैं। तो मैं अभी कुछ भी नहीं बता रही हूँ, सभी को याद होगा। ठीक है, एक बार वहाँ से कर लेना अच्छे से। अब हम सिर्फ आपका एक टॉपिक रह गया है जो है आपका मेमोरी वाला टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। मेमोरी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता।
तो मेमोरी जो है वो आपका कंप्यूटर का क्या है, वो वाला भाग जहाँ पे आप अपने डेटा को क्या करते हो, स्टोर करवाते हो। ठीक है, डेटा को स्टोर करवाने के लिए जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जो है हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो जो आपके डेटा, जो मेमोरी में आप डेटा जो है वो अलग अलग जगह पे स्टोर करवाते हो। तो मेमोरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपकी मेन मेमोरी होती है, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और अगर आपको डेटा को जो है टेम्पररी स्टोर करवाना है, अगर आपको डेटा को टेम्पररी स्टोर करवाना है, तो वो हम करवाते हैं रजिस्टर्स के अंदर। किसके अंदर करवाते हैं, रजिस्टर के अंदर करवाते हैं। क्लियर है भाई, क्वेश्चन आता है जो है अगर आप टेम्पररी डेटा को स्टोर करवा रहे हो, थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करवा रहे हो, तो उसके लिए मैं कौन सी जगह का यूज करूंगी, रजिस्टर का। ऐसे ही मेमोरी जो है डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस रहती हैं। लाइक अगर आपको तुरंत यूज करना है या थोड़े समय के लिए करना है, या फिर आपको बाद में डेटा को यूज करना है, तो आप डेटा को कहाँ स्टोर करोगे, इस तरीके से। क्लियर है भाई सभी को यहाँ तक? आगे देखो। हाँ जी, अब देखो बूटिंग क्या होता है। बूटिंग से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कोल्ड बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग क्या होती है। तो बूटिंग वो होती है, हम अपने कंप्यूटर को चेक करते हैं कि भाई जो आपका कंप्यूटर है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस हैं वो सारे जो है अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बूटिंग जो है, बूटिंग की जो प्रोसेस है, जो आपकी बूटिंग की जो प्रोसेस है, वो आपकी जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, जो कंप्यूटर की पावर को ऑन करते हो, करने से लेके जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक जो है आपका क्या जो भी प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर को ऑन करने से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने तक जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, अगर आप किसी बंद कंप्यूटर को, अगर आपका कंप्यूटर क्या है, बंद है, अगर आपका कंप्यूटर क्या है, बंद है, बंद कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो, ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर जैसे बंद है, आपने फिर उसको क्या किया, ऑन किया, तो ये वाली जो बूटिंग होती है वो आपकी कोल्ड बूटिंग होती है। कौन सी होती है, कोल्ड बूटिंग। ठीक है, लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर को, जैसे आपका कंप्यूटर चल रहा है और बीच बीच में हैंग हो रहा है, तो आप उस कंप्यूटर को क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो। रीस्टार्ट करते हो कि नहीं करते? अगर आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो वो वाली जो बूटिंग होती है वो आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। कौन सी बूटिंग कहलाती है, वार्म बूटिंग। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर है, बूटिंग वाला टॉपिक क्लियर है कि बूटिंग क्या होता है, कोल्ड बूटिंग क्या है और वार्म बूटिंग क्या होती है। हाँ जी, वार्म बूटिंग को जो स्टार्ट करने की जो की है, अगर शॉर्टकट की पूछ ले तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की। ठीक है, तो अगर पूछ ले वार्म बूटिंग को, अगर आपको जो है इसकी शॉर्टकट की अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, एक आता है आपका BIOS, आपने नाम सुना होगा, एक आपने पोस्ट नाम सुना होगा, BIOS, और एक आपने सुना होगा पोस्ट। क्या सुना होगा, पोस्ट। ठीक है, तो BIOS की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और ये एक तरीके की चिप होती है। क्या होती है, एक चिप होती है। जब जो है आपके जो भी जो पोर्ट है, लाइक ड्राइव, एक्सटेंशन स्लॉट हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूज करते हैं उसको, उसमें जो है आपके क्या होते हैं, निर्देश होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जब भी आप ऑन करोगे, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है, बूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सभी को पता है, जैसे अभी पीछे पढ़ के आए। ठीक है, तो जो आपकी BIOS के जो चिप के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन होती है, ये आपकी कहाँ पे लोड हो जाते हैं, या ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी रैम के अंदर लोड हो जाती है। किसके अंदर लोड हो जाती है, रैम के अंदर लोड हो जाती हैं। और इसके बाद जो भी आपके लाइक डिवाइसेस हैं, लाइक आपका कीबोर्ड हो गया, आपके मॉनिटर हो गए, आपके माउस हो गए, आपकी मेमोरी हो गई, ये जो सारे ड्राइवर हैं, जिसमें जो भी एरर रिलेटेड जो भी होती है, उसका क्या किया जाता है, सेल्फ टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सेल्फ टेस्ट किया जाता है। और इस सेल्फ टेस्ट करने को हम बोलते हैं पोस्ट। समझ में आया? इस सेल्फ टेस्ट करने को हम क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। और पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। समझ में आया? जब भी आपकी पावर ऑन होगी आप क्या करोगे, बूटिंग करोगे। जब भी आपकी पावर ऑन होगी आप क्या करोगे, बूटिंग करोगे। और बूटिंग करने के बाद जो भी आपके BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो भी चिप है, इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रैम के अंदर लोड होंगे। और जो भी आपके लाइक डिवाइसेस हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्डवेयर, ये सारे जो है
ये आपके सेल्फ टेस्ट होते हैं और इस सेल्फ टेस्ट करने को हम क्या कहते हैं, पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर है भाई, BIOS क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, क्लियर है सभी बच्चों को, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीजें आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगी, मैं 100% श्योर हूँ, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो आता है वो है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब मेमोरी क्या है, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में बात करूं, भाई हमारे अंदर क्या है, दिमाग है, ब्रेन है। भाई हमारा जो है बचपन से लेके हमारे साथ जो जो चीजें होती आई हैं, अच्छी बुरी, हमारा जो है वो सारी चीजें कहाँ पे स्टोर होती है, ब्रेन में होती है कि नहीं होती। वो आपको टाइम टू टाइम याद आती रहती हैं, पुरानी चीजों को आप याद करते रहते हो, यानी कि पुराना डेटा भी आपका स्टोर होता है, प्रेजेंट वाला डेटा भी स्टोर आपका होता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेमोरी का। ध्यान से समझना इस चीज को, बेसिक चीज है लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा है, जो भी आप जो है प्रेजेंट में कर रहे हो या फिर आप उसको पहले से ही स्टोर करके रख रहे हो, इन सारी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेमोरी का, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, ये आपकी सपोज मेमोरी होगी, इसको जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेल। अगर क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर की मेमोरी को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। क्लियर है भाई, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये जो सेल है ना, हर एक सेल का, ये जो सेल है, हर एक सेल का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है, हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। अगर हम इसके साइज की बात करें कि भाई इसका साइज कितना होगा, तो साइज होता है 0 से लेके जो भी जितने भी बिट का है, सपोज 32 बिट का है तो 0 से लेके 31, सपोज 16 बिट का है 0 से लेके 15, सपोज 64 है 0 से लेके 63, इस तरीके से जो है इसका साइज वेरी करेगा, ठीक है। और जो सेल की निश्चित, मतलब जो इसके सेल की जो भी जो बिट संख्या है, मतलब जो भी इसके बिट की जो है, बिट जो आपके बिट नंबर्स हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपका कहलाता है वर्ल्ड लेंथ। वो आपकी क्या कहलाती है, वर्ड लेंथ, ठीक है। और ये जो आपकी वर्ड लेंथ है वो आपकी क्या हो सकती है, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब हम मेमोरी यूनिट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं। तो देखो, हाँ जी, मेमोरी यूनिट। अब जो सबसे छोटा जो आपका जो सबसे छोटी, अगर आप बोल सकते हो कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटा जो साइज होता है वो आपका कौन सा होता है, बिट। सबसे छोटी अगर आप इकाई बोलो तो सबसे छोटी क्या होगी, आपकी बिट होगी, ठीक है। अब देखो मेमोरी यूनिट, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 बिट। सबसे छोटा क्या होता है, 1 बिट, जिसमें आपका 0 और 1 रहता है, ठीक है। फिर बिट के बाद आता है 4 बिट। 4 बिट मिलके क्या बनाती है, निबल। क्या बनाती है, निबल, जिसको आप हाफ बाइट भी कहते हो। क्वेश्चन आ जाए हाफ बाइट क्या है, निबल है या फिर क्या है, 4 बिट होती है, किसी भी तरीके से आ सकता है घुमा फिरा के। 8 बिट मिलके क्या बनाती है, एक बाइट बनाती है, ठीक है, या फिर जिसको आप 2 निबल भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 1024, इसके बाद आता है 1024 बाइट। 1024 बाइट होती है आपकी किलो बाइट। फिर आता है आपका 1024 केबी। केबी पीछे लग गया तो ये हो जाएगा आपका 1 MB, ठीक है, जिसको आप मेगाबाइट बोलते हो, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए मिलियन, मिलियन डेटा स्टोर करने के लिए किसका यूज करोगे, मेगाबाइट का। बिलियन डेटा स्टोर करने के लिए किसका यूज करोगे, गीगाबाइट का, ठीक है। तो 1024 MB तो आपका क्या बन जाएगा, 1 GB। बिलियन, बिलियन डेटा को स्टोर करने के लिए जीबी का यूज करेंगे। 1024 जीबी जो मिलके बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, एक टेराबाइट बनाते हैं, ठीक है। 1024 टीबी मिलके क्या बनाते हैं, एक पेटाबाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पेटाबाइट बनाते हैं। 1024 पेटाबाइट मिलके क्या बनाते हैं, एक्साबाइट बनाते हैं, एक्साबाइट, ठीक है। 1024 एक्साबाइट मिलके क्या बनाएंगे, जेटाबाइट, जेटाबाइट, ठीक है। इसको हम 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, ठीक है। 1024 जेटाबाइट मिलके क्या बनाएंगे, एक योटाबाइट। क्या बनाते हैं, योटाबाइट, जो कि आपका 2 की पावर 80 होता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक जो है योटाबाइट मिलके क्या बनाएंगे, ब्रोंटोबाइट।
1024 योटा बाइट मिलके क्या बनाते हैं, एक ब्रोंटो बाइट बनाते हैं, जो कि आपका 2 की पावर 90 हो गया, ठीक है। और एक ब्रोंटो बाइट मिलके क्या बनाएगा, जियो बाइट बनाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली 20-80 तक याद कर लो, वैसे तो आपका जो है पेटा तक ही आता है, ठीक है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम, ये तो थी आपकी यूनिट्स, यहाँ से भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर जो है आपको बिट बाइट, और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है मिलियन बिलियन, आपको जो है के बी 2 की पावर 10 20 40 50, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब मेमोरी को देख लेते हैं किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से देखो, ये आपका एक तरीके से है। सबसे ऊपर आते हैं आपके रजिस्टर, जो कि आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं और टेम्परेरी डेटा को स्टोरेज करने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी, कैशे के बाद आती है आपकी मेन मेमोरी, और फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूँ तो सबसे फास्ट होते हैं आपके ये, सबसे फास्ट होंगे आपके ये। अगर कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है रजिस्टर की, तो हाई कॉस्ट हो गई, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन कॉस्ट भी क्या होगी, इससे कम होगी, ठीक है। तो लो कॉस्ट, तो यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉस्ट भी हाई होती जाएगी और स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें स्पीड तो ज्यादा चाहिए, स्पीड हाई चाहिए, लेकिन कॉस्ट क्या चाहिए, लो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको स्पीड हाई चाहिए तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये इतना समझ में आ गया। हाँ जी, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रजिस्टर की, फिर कैशे की करेंगे, फिर मेन मेमोरी की करेंगे, और फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे, और फिर आपका जो है क्लास खत्म हो जाएगी। तो रजिस्टर आपकी क्या है, सबसे छोटी जो है मेमोरी होती है, लेकिन सबसे फास्ट होती है। इसकी जो स्पीड है, इसका जो दिमाग है वो सबसे तेज होता है, ठीक है। सीपीयू के अंदर होती है। तो यहाँ पर जो है इसको हम दो पार्ट्स में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर में करते हैं। अगर आपको जो है उसका एड्रेस स्टोर करवाना, अगर आपको MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वैसे मैं कल करवा चुकी हूँ, जो कि 12 बिट का होता है। ऐसे होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, ये भी आपका क्या होता है, 12 बिट का होता है। अगर आपको जो है एड्रेस को स्टोर करवाना है, सीपीयू अगर आप एड्रेस को स्टोर करवाना चाहते हैं तो एड्रेस रजिस्टर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर जो है, अगर आप जो है प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसका करोगे भाई, अगर आपको, ठीक है, तो डेटा को फ्रीली जो है, फ्री मतलब बिल्कुल फ्री होके जो है इजीली जो है काम करने की परमिशन देता है ये वाला, ठीक है। तो एड्रेस स्टोर करवाना हो बफर के लिए 12 बिट 12 बिट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैशे की, क्योंकि रजिस्टर ऑलरेडी हम कल डिटेल में कर चुके हैं, बाकी चीजें भी हमने की थी। तो कैशे मेमोरी क्या होती है वो देखो, कैशे मेमोरी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो कैशे मेमोरी का देखो, ये आपकी मेन मेमोरी है, ये आपकी कैशे मेमोरी है, और ये आपका सीपीयू है, ठीक है। तो जब ये कैश मेमोरी होती है, वो जो है एज कम्पेयर टू रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो मेमोरी है वो रजिस्टर के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको जो है, अगर आपकी जो है पावर सप्लाई बंद हो जाए, अगर आपकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है, तो कैशे मेमोरी में आपका कोई भी डेटा नहीं रहता। यानी कि जो आपकी कैशे मेमोरी होती है वो आपकी एक तरीके की टेम्पररी मेमोरी होती है, और ये आपकी जो आपकी मेन मेमोरी है और जो आपका सीपीयू, इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए जो कैशे मेमोरी है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, तो ये काम करती है आपकी प्रिंसिपल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। किस पे काम करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है, ठीक है। तो ये जो आपकी कैशे मेमोरी है वो किस पे काम करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे ये काम करती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि कैशे मेमोरी जो है वो किस पे काम करेगी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पीड अगर जो है मिसमैच हो रही है डिफरेंशियल, तो उसमें भी हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो आपकी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं आपके दो पार्ट्स में। एक होती है आपकी प्राइमरी जो है मेन मेमोरी, एक होती है आपकी रैम, एक होती है आपकी रोम, ठीक है। तो जो आपकी रैम होती है वो आपकी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी आपकी क्या होती है, वोलेटाइल होती है। अगर आपकी लाइट चले जाती है, वोले अगर आपकी लाइट चली जाए, ठीक है, तो डेटा भी आपका चला जाता है, ठीक है। तो रैम को ही हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, और इसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
ये जो आपकी मेमोरी है ये आपकी सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है। इसमें जो आपका इनपुट डेटा है वो सबसे पहले जो है वो आपका कहाँ पे, जो आपका इनपुट डेटा है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। और जैसे ही आपकी लाइट जाती है आपका डेटा भी चला जाता है। ठीक है, जो आपकी रैम है, रैम को कंप्यूटर में जो आपका ये मदरबोर्ड है, सपोज ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में रैम को कहाँ पे लगाते हैं, तो इसको हम लगाते हैं SIMM पे। कहाँ पे लगाते हैं, SIMM पे। SIMM की फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। कहाँ लगाते हैं हम इसको, जो आपका रैम जो है वो मदरबोर्ड में कहाँ पे लगता है, SIMM। SIMM आपका क्या होता है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, जिसमें इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो टाइप्स क्या होती है रैम की, रैम की टाइप्स देखो। तो रैम को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक रैम, एक होता है आपका डायनामिक रैम। क्या होता है, डायनामिक रैम। जो आपका स्टैटिक रैम होता है, ये जो आपकी स्टैटिक रैम है ये आपके डायनामिक रैम की कंपैरिजन में जो है ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, जो आपकी डायनामिक मेमोरी होती है इसका जो हम यूज़ करते हैं रिफ्रेश करने की, इस डायनामिक मेमोरी में बार बार जो है रिफ्रेश करने की हमें आवश्यकता होती है। क्वेश्चन भी आया है कि कौन से में जो है हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो डायनामिक मेमोरी में जो है हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डायनामिक रैम में जो आपका डेटा है वो आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका डेटा है वो आपका ट्रांजिस्टर को भी स्टोर करेगा और जो है आपके कैपेसिटर को भी स्टोर करता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका रैम वाला कि रैम जो है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रीड राइट दोनों चीजें कर सकते हैं, काफी फास्ट होती है। इनपुट डेटा आपका रैम में ही स्टोर होता है, अगर लाइट चली जाए आपका डेटा भी चला जाता है। रैम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम की कंपेरिजन में ज्यादा फास्ट होती है। डायनामिक रैम में जो आपका ट्रांजिस्टर रजिस्टर कैपेसिटर होते हैं जिसकी वजह से इसको बार बार जो है रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका मेन मेमोरी को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, रैम एंड रोम। तो रैम हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं रोम की। तो रोम की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। कौन सी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये जो रोम है ये आपके मदरबोर्ड में जो है होती है, इसमें ये जो है सिलिकॉन चिप से बनी होती है, जिसके में जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर किया जाता है। रोम का जो अगर हम यूज़ की बात करें तो कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा, इन सभी में रोम का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। सॉरी, रोम जो होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, गलती से वॉलेटाइल बोल गई। वॉलेटाइल तो आपकी रैम होती है, यार लाइट चली जाए तो आपका डेटा भी चला जाता है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता। इसमें हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो होता है पहले पी रोम, फिर होता है ई पी रोम, फिर होता है डबल ई प्रोम। सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म जानने की जरूरत है। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ये आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ये आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें जो है आपका डेटा जो है इसमें डेटा आपका हटाया नहीं जाता है, और इसमें जो है आपका डेटा जो अभी आपका इसमें हम डेटा को एक बार हम राइट कर सकते हैं, लेकिन रीड हम कई बार कर सकते हैं। रीड मैनी, राइट वंस, रीड मैनी। ठीक है, लाइक जैसे आप डिस्क में डेटा को एक बार राइट करने के बाद आप बार बार उसमें रीड कर सकते हो, वैसे आपका पी रोम है। आपका नेक्स्ट आता है ई पी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो आपका डेटा है वो आपका जो है जो आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उससे जो है वो क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, फिर जो है आपका नेक्स्ट आता है आपका डबल ई प्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा है वो आपका इलेक्ट्रिकल की हेल्प से, इलेक्ट्रिक पल्स की हेल्प से डेटा जो है वो आपका हटाया जाता है। आजकल मदरबोर्ड जो है आपका इसी रोम का जो है यूज करता है। क्लियर है भाई, क्लियर है। यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज से यूज किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स का यूज किया जाता है डेटा को इरेज करने के लिए। और इसमें जो है डेटा आपका हटाया नहीं जाता है, इसमें आपका डेटा जो है आप WORM करते हो, राइट वंस रीड मेनी, है ना। तो मतलब एक बार जैसे आप डिस्क में एक बार राइट करने के बाद बार बार रीड कर सकते हो, सेम आपका जो है पी रोम वाला काम है। ठीक है,
हाँ जी, हाँ जी। तो ये थी आपकी मेन मेमोरी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी रैम रोम अच्छे से। अब हम बात कर रहे हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी की। किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसमें आपका डेटा जो है रखा जाता है, जिसमें आपका वो डेटा रखा जाता है जिसमें आपके जिसको प्रेजेंट में जिसकी ज़रूरत नहीं होती, है ना? एट प्रेजेंट में जिसकी ज़रूरत ना हो वहाँ वो डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं, ठीक है? इसको आप एक एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हो, एक सहायक मेमोरी भी बोल सकते हो, कि भी एडिशनल एक मेमोरी बोल सकते हो, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी में जो आपका परमानेंट स्टोर होती है एज कम्पेयर टू जो है प्राइमरी मेमोरी, लेकिन ये वाली मेमोरी आपकी काफ़ी स्लो होती है बाकी मेमोरी से, लाइक रजिस्टर कैश और मेन मेमोरी के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो होती है, लेकिन ये सस्ती भी मिलती है हमारी, ठीक है? तो इसमें जो स्टोरेज की जो क्षमता है, जो स्पीड है, वो कम होती है। ये आपकी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, इंफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन आ जाए बूटस्ट्रैप जो प्रोग्राम है हमने पढ़ा था, बूटिंग जो है वो कहाँ पर होती है? रोम के अंदर। क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है? अब देखो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स देखो, सेकेंडरी मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो देखो। तो सबसे पहले आता है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप सबसे पहले क्या आता है? मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप जो होती है वो इस प्रकार की जो है एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे जो है, देखो टेप पहले अगर आपने देखा होगा बहुत पहले जो शादियों की जो शादी होती थी, वो उसमें जो डेटा वो आपका किस में होता था? टेप में डेटा बनता था। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो आपकी टेप होती थी, जो आपका डेटा जो रिकॉर्ड होता था वो जो है कैसेट की फॉर्म में, इस तरीके की जो है कैसेट एक टेप रहती थी, जिसमें जो है आपकी जिसका जो आप जिसका जो टाइम जो एक्सेस किया जाता था वो बीपीएस में मापा जाता था। नाउ डेज हम मैग्नेटिक टेप का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे बाइनरी डेटा को स्टोर किया जाता था, ठीक है? इसके बाद आया आपका डिस्क। इसके बाद कौन सी आई? डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो आपका एक चुंबकीय जो है उससे बनी होती है, और इसमें जो आपका डेटा है वो रैंडम एक्सेस होता है। तो क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक डेटा में आप किस तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? तो रैंडमली हम यहाँ पर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ये जो है आपका एक वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा जो है वो लंबे समय तक जो है आप सॉरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी तो है ये सेकेंडरी मेमोरी, और ये जो है आपका इसमें डेटा जो है आप लंबे समय से जो है वो स्टोर कर सकते हो। हाँ जी। तो इसके टाइप देखो, सबसे पहला आता है इसके अंदर हार्ड डिस्क। सुना होगा सभी ने, हार्ड डिस्क सभी एक्स्ट्रा अलग से मंगवा के रखते हैं, पुराना डेटा जो है सारा लगा जो है रख देते हैं। तो ये आपका क्या है? जो है परमानेंट डेटा स्टोरेज डिवाइस है, और इसमें जो है आप डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका अगर इन्वेंशन की बात करें तो 1956 में किसने किया था? आईबीएम ने किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है? इसको आप हार्ड ड्राइव भी कहते हो, एचडी भी कहते हो, एचडीडी भी कहते हो, ठीक है? और ये जो है नेक्स्ट आता है आपका फ्लॉपी डिस्क। सभी का नाम सुना होगा आप सभी ने, फ्लॉपी डिस्क। तो जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, इसका जो इन्वेंशन था वो 1967 में एलन शुगर्ट ने किया था, ठीक है? और जो इसका डिज़ाइन है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो आपकी डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसको पहली बार जो है 1969 में, ठीक है? तो इसका जो पहली बार जो यूज़ था 1969 में, और जो इसका अगर हम फ्लॉपी डिस्क के यूज़ की बात करूँ कि भाई इसका यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर में। डेटा स्टोर में स्टोरेज में हम इसका यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल, जो आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आ जाए कहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसके साइज पे आता है ना? तो इसका साइज है वो क्या क्या होता है, ठीक है? अब एक इसके साइज की बात करूँ तो इसका जो हाँ जी, इसका साइज देखो भाई, इसका जो साइज है, इसके अगर डायमीटर की बात की जाए, इसका जो डायमीटर है वो 3.5 इंच का होता है, ठीक है? 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच का हो सकता है, ठीक है? अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो फ्लॉपी, एक होता है आपका मिनी फ्लॉपी। इसके इसके अगर डायमीटर की बात की जाए, इसका जो डायमीटर होता है वो 3.5 इंच का होता है, और इसके अगर स्टोरेज कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 1.44 MB होती है। 1.44 MB से लेके 2.8 MB तक हो सकती है, ठीक है? अगर मिनी फ्लॉपी की बात की जाए तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होता है वो 5.25 इंच से लेके
ठीक है। और जो आपका इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो 1.2, ठीक है, तो क्या होती है 1.44। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन बार बार आता है स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर 1.44 होती है, इसको बार बार याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आया है भाई। हाँ जी। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इस डिस्क में जो आपका डेटा स्टोर होता है, ये आपका लेजर टेक्नोलॉजी से हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। किससे? लेजर टेक्नोलॉजी से। ये आपका बहुत ही पोर्टेबल है, आप इजीली जो है इसको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली लेके जा सकते हो। इसका जो इन्वेंशन था वो 1960 में जो है वो जेम्स टी रसल ने किया था, ठीक है। अगर इसमें जो डेटा है वो हम सिक्वेंशली असेस कर सकते हैं, सिक्वेंशली हम इसमें डेटा को असेस करते हैं। और इसका जो एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडी जो है वो एक आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, और इसमें जो है ये आप किस तरीके से गोल होती है, और हमने इसके जो काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इसमें जो ज़्यादातर जो आप मैक्सिमम जो इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो वो 700 MB तक आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा को रीड राइट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका डीवीडी। इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो डिजिटल वर्सेटाइल क्या होती है? डिस्क होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 4.7 इंच का होता है, और मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 4 से लेके 7 GB तक इसमें होती है, ठीक है। मतलब इतना, और आप जो है मैक्सिमम अगर करना चाहो तो और भी 17 GB तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। इसमें आप रीड राइट दोनों कर सकते हो। इसमें जो आप लेजर टेक्निक, जो हमने स्टार्टिंग में ऑप्टिकल डिस्क लिया था लेजर टेक्निक, तो यहाँ पे लेजर टेक्निक का आप यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लू रे डिस्क। ये एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क के जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ब्लू रे डिस्क जो होता है वो आपका डेटा का रीड राइट करता है। इसमें ब्लू जो है वॉयलेट जो है रेज से जो है हम इसमें डेटा का यूज करते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी। इसमें जो है आपकी हाई क्वालिटी की जो वीडियोस हैं वो स्टोर की जाती है। क्वेश्चन आता है हाई क्वालिटी की वीडियो, तो ब्लू रे डिस्क में करते हैं, इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी 25 से 50, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस, जिसमें आपका पेन ड्राइव वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस। सारे एक बार फटाफट डिवाइस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस, तो इसमें जो आपका डेटा है वो आप रीड राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। क्योंकि पेन ड्राइव में आपने देखा है ना, पेन ड्राइव में आप डेटा कहीं पर भी कहीं से इजीली पेन ड्राइव को कहीं पर भी लेके जा सकते हो। डेटा आपने कहीं से भी लिया, डेटा आप डिलीट कर सकते हो, पेन ड्राइव को खाली कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। पेन ड्राइव जो है वो डेटा को स्टोर करना, डेटा को ट्रांसफर करना, ये और जो इसकी स्पीड है CD DVD के कंपेरिजन में हम इजीली जो है इसमें कर सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइस है। पेन ड्राइव जो है वो आपका डबल ई प्रोम का जो है एक प्रकार की, मतलब जो आपका डबल ई प्रोम है उसी का जो है एक टाइप आप बोल सकते हो। फिर है आपका पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ये आपकी एक एक्सटर्नल डिस्क होती है, और जिसमें जो आप जिसको आप कंप्यूटर में USB की हेल्प से जो है वो जोड़ते हो। और वर्तमान में जो आपकी एट प्रेजेंट जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो बहुत बड़े बड़े साइज के आ रहे हैं, लाइक TB, ठीक है, इस तरीके से GB, 500 GB, इस तरीके से TB, टेराबाइट में आपकी जो है हार्ड ड्राइव आपकी आती है, और आप उसमें डेटा स्टोर करके उसको रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। मेमोरी कार्ड वगैरह, मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, आप अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड डालते हो, तो ये भी एक तरीके का एक्सटर्नल जो है स्टोरेज डिवाइस ही है, जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो। ये आपके कैमरे में, फ़ोन में, इन सारी जगह जो है ये होता है। ये रिमूवेबल है, आप इसको निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। 2 GB, 4 GB, 16 GB, 28 GB, 128 GB, 256 GB, कितना भी जो आप एक्सटर्नल जो है मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये टॉपिक था आपका मेमोरी का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डेटा ट्रांसफर बस। यहाँ पे आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। तो जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है 3 तरीके की बस होती हैं। कौन कौन सी बस होती है? एक होती है आपकी एड्रेस बस, एक होती है आपकी कंट्रोल बस, और एक होती है आपकी डेटा बस। जो आपकी एड्रेस बस होती है ये आपकी जो है एक या एक से ज़्यादा जो आपके पैरेलल सिग्नल्स होते हैं उससे जो है ये
बनती है, और इसमें जो सीपीयू की जो लाइन है, जो आपकी मेमोरी है ना, उसमें जो है एड्रेस, मतलब जो भी आपको एड्रेस भेजना है, एड्रेस भेजने का काम जो है वो आपका कौन करता है, एड्रेस बस करती है। इसमें डेटा को जो आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। एड्रेस जो है वो आपका हमेशा जो है जो आपके एड्रेस है वो हमेशा जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि एड्रेस को सेंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एड्रेस बस का यूज करते हैं। जो आपकी कंट्रोल बस होती है, इसमें जो भी सिग्नल्स होते हैं सीपीयू के द्वारा, उन सिग्नल्स पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी डेटा बस। जो भी आप डेटा भेज रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे, डेटा भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेटा बस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था भाई आपका टॉपिक, जिसमें जो है हमने आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का किया, जिसमें आपका मेमोरी इनपुट जो है आपका यही था। और ये जो आपका पूरा जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहीं पर होता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेती हूँ मैं एक बार, अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं 50-100 के आसपास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, विच इज कंसीडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनर और माउस, लाइट पेन, डिजिटाइजर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। द डेली प्रोसेसिंग ऑफ करेक्टनेस टू कस्टमर अकाउंट, बेस्ट एग्जाम्पल द प्रोसेसिंग मोड ऑफ। कौन सा एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, भी डेली प्रोसेसिंग कर रहे हो आप करेक्शन टू कस्टमर अकाउंट, तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करोगे। जस्ट आज हमने पढ़ाया, विच इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी यूनिट आप यूज करते हो कंप्यूटर सिस्टम को मेजर करने के लिए, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, बाइट भी, किलो बाइट भी, मेगा भी, जीबी भी, सारे करते हो तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ABCDIC, कल हमने सारा किया था, ये कोड डिस्कस किए थे। तो ABCDI जो है वो कितने बिट का डेटा स्टोर करता है, 8 बिट का, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन, विच इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। कौन सा जो है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होता है, तो आपका जो है कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। जस्ट अभी पढ़ के आए हो, सीपीयू आपका एक प्रोसेसर है, ALU आपका इसका पार्ट होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क आपका एक सेकेंडरी मेमोरी। विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट, मतलब वो कंप्यूटर की मेमोरी जो भूलती नहीं है। तो भैया कौन सी भूलती नहीं है भाई, तो रोम जो है वो आपकी ऐसी मेमोरी है जो आपकी भूलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका, द मोस्ट कॉमन बाइनरी कोड इन यूज टुडे इन 8-बिट एस्काई कोड, व्हाट इज द लेटर ऑफ एस्काई की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो रैम तो आपके वॉलेटाइल, वैसे तो पी रोम भी आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, बट यहाँ पे आंसर आपका रोम है। ठीक है, द एस्काई की फुल फॉर्म बतानी है, तो एस्काई क्या होता है आपका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कंप्यूटर ड्राइवर इज बेसिक लेंथ फ्रॉम, कंप्यूटर की जो बेसिक क्या होगी, स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, आगे देखो 9th क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ 8-बिट आपका क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है। बिट रिप्रेजेंट, बिट आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, बाइनरी डिजिट को, विच कैन रीड डेटा एंड कन्वर्ट दैम इन अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन यूज। आप कंप्यूटर को रीड करते हो, कन्वर्ट करते हो, किस में कन्वर्ट कर दोगे भाई, इनपुट डिवाइस में। ठीक है, आगे देखो, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज द लिस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, तो जो है टेक्निकल नॉलेज सबसे लिस्ट किसको होती है, प्रोग्रामर, तो ऑब्वियसली प्रोग्रामर है तो प्रोग्राम जनरेट कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा होगी। कंप्यूटर एनालिस्ट है उसको भी होगी, कंप्यूटर का प्रोफेशनल है उसको भी होगी, कंप्यूटर का ऑपरेटर उसको भी होगी, लेकिन यूजर को सबसे कम होगी, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है ना, उसको इतनी नहीं पता होगा। फिर आपका सीपीयू, सीपीयू क्या है, इनपुट प्रोसेस, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है। कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी, तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, तो ये बिल्कुल सही है। सीपीयू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सीपीयू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीयू, एएलयू और आपका एमयू। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वन कैन टच, जिसको छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विच टिपिकली हैव द एक्रोम, किसका हो जाएगा ये, रीड राइट। ठीक है, द डैश टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट, तो किस तरीके से कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट आप यूज करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। अ डैश कंप्यूटर दैट मेक अ कंप्यूटर इजियर टू यूज,
तो आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब इजीली जो आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, हाँ जी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस एनालाइजर वाज क्रिएटेड इन द अर्ली ऑफ 1920। तो किसने किया था, डोगल्स कुंथ ने। आगे देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। तो कौन सा है भाई, नेटवर्क सर्वर। टू असेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज, क्या जो है यूजर यूज करता है, क्या यूज करेगा, टर्मिनल। What does database function allow you to define the data your database is storing? डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करोगे, डेटा डिक्शनरी का। इफ यू वांटेड टू टेल द डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस को जो है सिस्टम दैट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कंटेन नंबर ओनली, व्हाट वुड यू नीड टू सेट। तो क्या जरूरत है आपको, डेटा टाइप सेट करने की। नेक्स्ट देखो, व्हाट की डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस में रिकॉर्ड को डिस्टिंक्टली जो आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे, प्राइमरी की का, यानी कि की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी की दे रखा है। व्हाट की लिंक रिकॉर्ड फ्रॉम वन डेटाबेस टेबल टू रिकॉर्ड इन अनदर डेटाबेस टेबल। तो आपका क्या कहलाएगा, फॉरेन की। ठीक है, यहाँ पे दो टेबल की बात हो रही है। देखो, एक टेबल और दो टेबल, जहाँ पे दो टेबल बात आ जाए आंख बंद करके फॉरेन की के साथ चले जाना, या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। When you link one database table to another database table, what are you creating? आप क्या create कर रहे हो उनके बीच में। एक टेबल आपकी ये है, तो एक टेबल आपकी ये है और एक टेबल, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट कर रहे हो, रिलेशनशिप। ठीक है, what would you need to establish if you wanted to ensure that a key in one database table was the same as key in another database table? तो कौन सी की होती, कौन सा होता है भैया, आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। What database tool would you use to find answer to use your question about data stored in your database? ठीक है, तो queries। आगे देखो, when describe or define the category of information we collect in Excel worksheet, what type of table are we creating? किस टाइप की आप टेबल जो है वो क्रिएट करोगे, तो लिस्ट डेफिनेशन। आगे देखो, if you wish to limit what you would see on Excel worksheet, what data function would you use? कौन सा डेटा यूज करोगे, फिल्टर। आगे देखो, if you wish to highlight, अगर आप हाईलाइट कर रहे हो, नोट हाइड सम इंफॉर्मेशन इन वर्कशीट बिकॉज इट मेट सम क्राइटेरिया, व्हाट एक्सेल टूल वुड यू यूज। तो कौन सा एक्सेल टूल यूज करोगे, कंडीशनल फॉर्मेट। वैसे हमने ये चीजें, मैंने अभी आपको करवाया नहीं है एक्सेल और ये सारी चीजें हम कल करेंगे। व्हाट एक्सेल टूल अलाउ यू टू क्रिएट क्विकली एंड ऑटोमेटिकली समरी डेटा फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट। तो किसका यूज करोगे भाई, पाइवोट टेबल का हम यूज करेंगे। when creating a custom file in Excel, which of the following would not be considered in a boolean operator? तो क्या कौन सा नहीं कंसीडर करेंगे, इफ। आगे देखो, क्योंकि बुलियन ऑपरेटर में आपका एंड होता है, और होता है, नोट होता है, लेकिन इफ नहीं होता। ठीक है, तो इफ तो आपका कंडीशनल में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड हैबिट टू गेट इनटू व्हेन क्रिएटिंग अ वर्कशीट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लेसिंग टाइटल फॉर कॉलम इन द फर्स्ट रो ऑफ डेटा, ये हमने किया नहीं है। नेक्स्ट देखो, डेटाबेस का क्वेश्चन है, व्हाट यूज टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन यूज टू बिल्ड रिपोर्ट टू डिस्कवर फैक्ट अबाउट एन एनवायरमेंट। तो क्या हो जाएगा आपका, डेटाबेस। Microsoft Access and Coral Paradox are both example of what type of software? कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है ये, RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। आगे देखो, what type of graphical model is used to define a database? तो कौन सा मॉडल है, ER मॉडल। After you develop a model, जब आप एक बार मॉडल को डेवलप करो डेटाबेस में, you should then dash it before building। तो क्या करोगे, उसको नॉर्मलाइज करोगे, जो भी उसमें अगर कुछ डुप्लीकेट डेटा जो है वो अगर ऐड हो रहा है तो आप उसको क्या करवाओगे, रिमूव करवाओगे। ठीक है, which of the following contain information about the structure of database? तो आपका क्या कहलाएगा, डेटा डिक्शनरी। द रूल ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड, जो लैंग्वेज के रूल है वो आपके क्या कहलाते हैं, सिंटेक्स कहलाते हैं। लैंग्वेज दैट कैन बी रिटन ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड एग्जीक्यूटेड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, तो वो आपका क्या कहलाता है, मतलब पोर्टेबल है, कि भाई एक एक पे आपने उसको लिखा कोड को और दूसरे पे आपने एग्जीक्यूट करवा दिया, यानी कि आपका जो डेटा है वो आपका क्या है, पोर्टेबल। A dash is Microsoft latest entry into the programming arena, तो वो आपका क्या कहलाएगा, .NET। A next generation web content development language typically refer to suite of technology that allow developer to store data in a readable format, तो आपका क्या कहलाएगा, XAML। जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय, जावास्क्रिप्ट जो है वो किसने डेवलप की थी, नेटस्केप ने। द टेक्नोलॉजी इज यूज टू कन्वर्ट XML इनटू HTML, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आप XML को HTML में कन्वर्ट करवाते हो,
तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सेस सेल, ठीक है। A dash special database that hold information about the computer user installed program and hardware devices, तो आपका क्या होगा, विंडो रजिस्ट्री। नेक्स्ट देखो, डैश कन्वर्ट ऑल रिसोर्स कोड इनटू मशीन कोड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो आपका क्या कहलाएगा, कंपाइलर। पूरे के पूरे कोड को कर रहा है इसलिए आपका हो जाएगा कंपाइलर। यहाँ पे लाइन बाय लाइन होता तो आंसर होता है इंटरप्रेटर। सीरीज ऑफ स्टेप दैट अलाउ रिजल्ट इन एन आंसर इज द डेफिनेशन, तो आपका क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट जो है वो आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता है ना। लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करते हैं। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, कलर जो ऑब्जेक्ट का है वो आपका क्या एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। वैसे तो ये 1000 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन डेली बेसिस पे करेंगे क्लासेस के साथ साथ, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से जितना आपका एग्जाम में सिलेबस दे रखा है, जितना आपका सिलेबस दे रखा है, पूरा जो है A to Z लाइन बाय लाइन जो है सिलेबस डिस्कस करवाया है इन 2 घंटे के अंदर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डे 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।